Welcome to the Spiritual Citizen. My today's guests are my dear friends Suman and Dakshina. Suman and Dakshina are theatre personalities and they are both from prestigious National School of Drama. As a kid, I was drawn to theatre because we used to visit Bharat Bhavan a lot. And this was the reason why I was drawn to their craft. They have both acted in innumerable plays, serials and movies like Chalang, Aligarh, Antaral, My Father's Girlfriend, Sonata, Humtum, Morphosis, to name but a few in their long and illustrious career. They are parents to two beautiful and very talented kids. Suman enjoys taking workshops for new actors, directing and writing scripts as well as acting. So let's meet Suman and Dakshina. All the best. All the best. All the Suman and Dakshina, welcome to the Spiritual Citizen. आप सोच नहीं सकते, it is such a big honor for me to have both of you, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मुझे आपका टाइम मिलेगा, पर मिल गया. It's my good luck and on festive occasion of Ganesh Chaturthi, so I think it is so much more precious. और जी 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 हमारे लिए भी ये बड़ा एक तो सरप्राइजिंग है और हमारे लिए बड़ा ही अच्छा फीलिंग हो रहा है कि रचना जी के साथ कभी काम किया था और एक लगातार एक रिश्ता हम लोगों का बना हुआ है और आपने ये प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में और हम इसका हिस्सा बन पाए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सुमन. और आज आप बताएंगे मैं आपकी ठीक स्टूडेंट थी कि नहीं एट द एंड. वो हम पॉज करके देखेंगे, बताइएगा आप, चलते में मत बताइएगा. सो अगर हम थिएटर की बात करें, वो भी थिएटर आर्टिस्ट, यू आर प्रोडिजीज ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. और हम हिस्ट्री में ना जाएं और ये ना समझें कि बेसिकली शेक्सपियर और कालिदास, इन दो को क्रेडिट दिया जाता है थिएटर को इतना आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके जो प्लेज हैं उसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो है वो थिएटर को समझ पाए हैं. तो मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप डिसाइड कर लीजिए कौन पहले आंसर करेगा, कि व्हेन यू गाइज वर ग्रोइंग अप, तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया थिएटर की तरफ आने के लिए एंड इवेंचुअली आपको प्रोफेशन भी बना. प्लीज टेल अस. जी चलिए मैं बात करता हूँ इस बारे में. ये मेरे लिए थिएटर में आना में एक बड़ा ही एक अलग किस्म का अनुभव है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो मैं थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का इंसान था और जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति लगातार कुछ खोज रहा होता है, कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, ना ही किसी मतलब क्लास में सेटिस्फाइड है, कुछ उसके अंदर चल रहा होता है कि मुझे कोई ऐसी दिशा मिले, मुझे मैं क्या चाहता हूँ मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली, क्योंकि हम लोग छोटे थे. छोटा होने के बाद आपको पता नहीं होता है एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हैं और परेशान क्यों है. ना आपका क्लासेस के अंदर मन लग रहा है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट एक बिल्कुल समझ लीजिए मशीन बैठी है, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ चीज है अंदर जो परेशान कर रही है लगातार. नहीं यार हमें ये नहीं करना है, हमें इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमें इसमें मजा नहीं आ रहा है, ऐसे करके अच्छा यार दोस्तों के साथ में समय बिता रहे हैं यार दोस्तों के साथ, लेकिन कंटिन्यूअसली कुछ थॉट चल रहा है, क्या परेशानी है ये उस समय हम कभी भी डिस्कवर ही नहीं कर पाए. लेकिन एक होता है आपका दिल जो है किसी एक जगह पे स्थिर नहीं हो रहा है, आप लगातार जिस जगह पे भी आप कोशिश कर रहे हैं जाने की, उस जगह पे आप जुड़ते तो हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आपको मजा ही नहीं आ रहा है किसी भी चीज में. हम फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो फेस्टिवल का भरमार है, तो घर में कई फेस्टिवल्स आते हैं, सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं, लेकिन एज ए ड्यूटी कि एक फेस्टिवल आ गया और हमारी ड्यूटी है इससे जुड़ना और हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर
ये है कि हमें ना उस फेस्टिवल में घर वालों के साथ मजा आ रहा है, ना दोस्तों के साथ उस तरीके से मजा आ रहा है, ना स्कूल में मजा आ रहा है। कुछ चीज है जिंदगी में जिसको हम मिस कर रहे हैं। फिर हमने स्पोर्ट्स शुरू किया, स्पोर्ट्स में कुछ मजा आने लगा, उसमें कुछ जुड़ने लगे। और क्या कहते हैं, मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी मैं खेलता था, हॉकी भी मैं खेलता था स्कूल की तरफ से, तो उसमें बहुत मजा तो आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक छटपटाहट कंटिन्यू हमारे साथ थी। उसके बाद हम लोग मैं ऐसे ही एक बार हमारा एक दोस्त हुआ करता था, उसके साथ हम लोगों ने उन्होंने डिसाइड किया, हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे केपी शाह जी, उन्होंने कहा कि भाई हम एक नाटक करते हैं। तो मेरे को बड़ा ऑड सा लगा, मैंने कहा नाटक क्या चीज है, नाटक मतलब क्यों कर रहे हैं हम। तो उन्होंने कहा कि ये एक स्क्रिप्ट, एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तुम ये रोल करोगे, तुम ये रोल करोगे, तुम ये रोल करोगे। तो वो रोल वोल करने की क्रिएटिविटी जो थी वो उसमें अपना इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन चलो ठीक है, मुझे दिया गया भूत का रोल। अब उसमें क्या किया कि हम लोगों ने, हमारे दोस्त क्योंकि मुस्लिम बैकग्राउंड का हमारा दोस्त था, तो उसकी मदर का बुर्का ले आए और उसके बाद क्या कहते हैं, कागज के नाखून बना लिए, उनको कलर कर लिया। और कलर करने के बाद क्या कहते हैं, चेहरे पे जो था कुछ मिला नहीं, तो पाउडर होता ना, पाउडर पाउडर को गीला किया और मुंह पे लगा लिया, तो उससे चेहरा सफेद हो गया, क्योंकि उस समय ऐसी कोई भी चीजें होती नहीं थी कि किस किस्म से आप करेंगे। और उसके बाद वो पीछे बैकग्राउंड में जो था, कोई हमारे पास रिकॉर्डेड म्यूजिक का कॉन्सेप्ट उस समय होता नहीं था, तो हमारे साथ के कुछ लड़के, एक माइक पे 6 लड़के अगर खड़े हैं, वो अलग-अलग तरीके से जब मेरी एंट्री होती थी, तो हँसते थे। हा, 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 ये को तो भूत की एंट्री हो रही है करके। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है? अच्छा, मैं पब्लिक की तरफ आता था और पब्लिक से मैं जैसे ही पब्लिक को देखा मैं डर गया, बहुत बुरी तरह। भूत का रोल कर रहा, भूत खुद डर गया। अब मैं टर्न करके मैं हँसने लगा, क्योंकि वो जो उनके साउंड आ रहे थे, उनसे हँसी बहुत आ रही थी। कोई मतलब इतना वो लोग बेचारे एफर्ट कर रहे थे कि भूत की एंट्री डरावनी हो जाए, डरावनी हो जाए। और उसके बाद मैंने धीरे से पब्लिक को देखा, पब्लिक लोट-पोट के हँस रही है कि भूत की एंट्री में अजीब-अजीब सी आवाज़ें ये लोग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मुझे मज़ा नहीं आया। खैर वो नाटक जैसे-तैसे हो गया, मुझे मज़ा नहीं आया। तो उसके बाद ज़िंदगी चलती रही है इसी किस्म से, और वो जो एक छटपटाहट है और ये सब होता रहा। फिर मैं अपने दो वही जो मेरा एक दोस्त है ज्ञान, जो बॉम्बे में इस वक़्त है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उसके साथ रॉक क्लाइंबिंग भी करते थे हम लोग। मैं रॉक क्लाइंबिंग में इंस्ट्रक्टर था, तो मैं सिखाता था रॉक क्लाइंबिंग में कैसे क्लाइंबिंग करी जाए। तो हम लोगों का वो शेड्यूल बड़ा ज़बरदस्त होता था कि सुबह हम लोग निकल जाते थे, सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कोर्सेज़ करवाते थे, ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, फिर शाम को वापस कोर्सेज़ करने के लिए जाते थे। ज्ञान जो था वो नाटक करता था। जो हमारे सर थे, वहाँ हमारे नैनीताल में एक ग्रुप है युगमंच। तो युगमंच में वो एंटर कर चुका था, वो एक नाटक कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि ये धीरे-धीरे हमारी और उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, वो थोड़ी कट कम हो गई, क्योंकि वो जो हमारा प्राइम टाइम होता था, घूमने का टाइम होता था, वो उस टाइम पे रिहर्सल में चला जाता था, तो हम अकेले हो जाते थे। तो और 2-4 दोस्त होते थे। तो फिर मैंने उसको कहा, यार मुझे भी करना है नाटक, चल। मैंने एक बार तो किया था स्कूल में तुम लोगों के साथ भी, और साथ में, लेकिन मज़ा नहीं आया था, मुझे भी करना। तो वो लेकर के चला गया हमें नाटक। वहाँ पर ये सोफोक्लीज का एक नाटक है इडिपस, उसकी रिहर्सल चल रही थी, तो उसमें लोगों की ज़रूरत थी भीड़-भाड़ में, कोरस में। तो ज़हूर भाई थे उस युगमंच के कर्ता-धर्ता, तो उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम आ जाओ, शाम को हम चले गए। और उसके बाद जो था एक डायलॉग दे दिया था कि कुछ ऐसा, वो कई लोग बोलते थे डायलॉग ना, एक एक डायलॉग एक बोलेगा, उसके सेकंड वाला जो वाक्य है वो दूसरा एक्टर बोलेगा, तीसरा। तो मेरे हिस्से में आया, ज्यूस की वो ताकतें तुम्हें जलाकर खाक कर देंगी। पूरे नाटक में एक ये डायलॉग। और इस डायलॉग के लिए हमने जोर लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहां पर क्या होता था, वहां पर क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट होते थे, वो स्कूल लेवल का नाटक जो हम लोगों ने किया था, और यहाँ करने में बड़ा ही जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि इस ग्रुप का नाम बहुत सुना था, इसमें एंट्री मिलने का मतलब था कि आप कुछ बन रहे। तो इतना बड़े लेवल पे युगमंच का नाम था, तो हमारी एंट्री हो गई उसमें। अब एक डायलॉग भी मिल गया। अब उस डायलॉग के लिए हम लगे हुए हैं बहुत बुरी तरह से, और कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे सीनियर लोग हैं वो नई नई चीजें सिखा रहे हैं, कैसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। सडनली मजा आने लगा कि जब आप किसी चीज को लॉजिकल बना देते हैं, उसके पीछे कारण ढूंढने लगते हैं, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है,
ये सिर्फ डायलॉग याद करना नहीं है, डायलॉग याद करना तो है ही, डायलॉग क्यों बोले जा रहे हैं उसके कारण को खोजना, उसको फिर आम जिंदगी से रिलेट करना, क्योंकि आप अपनी आम जिंदगी को खोजना शुरू करते हैं। मैंने कहा यार ये तो हमारे बड़े करीबी चीज है, इसमें हमें मजा आ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो नाटक तो जैसे तैसे हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि शिमला में शो था, वहां कुछ ऐसे हैसल हुआ था, तो जिसके कारण मिस हो गया। अब उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ते थे, उस समय फर्स्ट ईयर में थे निर्मल पांडे, जो फ़िल्मों में काफ़ी पॉपुलर भी रहे। वो मेरे गुरु हैं, वो थिएटर में लाने का उनको ही श्रेय है। और युग मंच में उन्होंने पहला नाटक किया था अनारो, और उसमें मुझे मतलब कैरेक्टर कैसे दिया था वो मैं बताऊँगा आप लोगों को बाद में। तो उसमें मैंने रोल किया और एक एनएसडी के स्टूडेंट के अंडर में काम किया, तो नाटक क्या होता है एक तो मेरी समझ में आया। उस नाटक को आप एन्जॉय कैसे करें वो समझ में आया। आप काम किस लेवल पे करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना, आपको किताब ले ली आपने, आपने पढ़ाई कर ली, रट लिया या समझ लिया और उसको लिख दिया, यहीं तक पढ़ाई। लेकिन नाटक जो है आपको वापस जिंदगियों में जाना पड़ता है। और वो निर्मल पांडे जो थे, वो हम लोगों को डंडा मार मार के हर दिन तुम्हें एक नई चीज ऐड करनी है अपने कैरेक्टर में, हर चीज। अब वो जो हमारी जद्दोजहद चली और उनका जो प्रेशर चला, तो वो जा करके फिर उसमें मजा आया कि यार वहां शांति मिली। जब शो हुआ लोगों ने बड़ी तारीफ करी। अब उसके बीच की जर्नी क्या रही वो मैं बाद में बताऊंगा। लोगों ने देखा, शो देखा, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, यार तुम तो बड़े अच्छे एक्टर हो, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी है, तुम अच्छा हिंदी बोल लेते हो, जबकि बहुत खराब हिंदी बोलते थे उस समय। पहाड़ीपन जो था वो घुसा हुआ था बहुत बुरी तरह भाषा के अंदर, तो शब्दों के सही उच्चारण नहीं आते थे हम लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है कि आप काम भी करो, मेहनत मेहनत तो करनी है, काम भी करो और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, किसी और काम में तो मिलता ही नहीं है। अब वहां से इंटरेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद ये जो जर्नी है ये कुछ अलग है। जो हम चाहते हैं एक क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है। आप किसी चीज को आप क्रिएट कर रहे, चरित्र को बना रहे हैं, क्योंकि आपके सामने तो स्क्रिप्ट है, सामने स्पेस है। आप उस चरित्र को आप देख ही नहीं सकते हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, आप उस चरित्र की रचना कर रहे होते हैं। एक एक शरीर बनाते हैं, उसके दिमाग बनाते हैं, उसकी अंतड़ियां बनाते हैं, सुमन वैद्या को बाहर निकाल के उस चरित्र में घुसाते हैं। ये मैंने तभी से सीख लिया था। तभी निर्मल पांडे जी की ट्रेनिंग, क्योंकि एनएसडी में हो रही थी, तो वो ट्रेनिंग वो लगातार हम लोगों को दे रहे थे, तो उसका फायदा हुआ। तो इस तरीके से मेरा थिएटर में आगमन हुआ। और उसके बाद उस नाटक के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतना मजा आने लगा। फिर मैंने कई नाटक करे, उसके बाद मैं एनएसडी आ गया, एनएसडी से फिर अभी आप लोगों के सामने हूं। ये छोटी सी एक जर्नी थी, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें, सारा समय मैं ही चला मेरे पास, मतलब मैं ही बोलता रहूंगा। मुझे लगता है अब दक्षिणा जी भी अपनी जर्नी शेयर करें तो बड़ा मजा आएगा। दक्षिणा, हाँ, मेरा जो मतलब इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो मेरा अनुभव थोड़ा-सा अलग है सुमन से, कि मतलब सुमन पहले बहुत कुछ और एक्सप्लोर करते हुए थिएटर में आए। मतलब यहाँ नहीं, खेल स्पोर्ट्स नहीं या कुछ और नहीं। और मैं कैसे थिएटर में आई मुझे खुद ही नहीं पता एक्चुअली। एक तरह से देखा जाए शौकिया तौर पर मेरे दादाजी थिएटर किया करते थे। मैं आसाम से हूँ, तो आसाम और बंगाल में एक ट्रेडिशन है, जैसे दशहरे में दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा के साथ-साथ वो 3 दिन, 3 शाम को, 3 रात को जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो वहाँ की लोकलिटी के लिए एंटरटेन के लिए एक नाटक करते हैं। तो नौगाँव में, आसाम में मैं जहाँ से हूँ, वहाँ पर जो दुर्गा बारी है, जहाँ दुर्गा पूजा होता है, आज भी होता है। वहाँ पर मेरे दादाजी ऑर्गेनाइज़र्स में से हुआ करते थे, प्रेज़िडेंट या सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो थिएटर करते थे और वो मतलब बहुत ही हैंडसम आदमी हुआ करते थे, तो सारे फीमेल कैरेक्टर्स वो करते थे। क्योंकि ये मैं कह रही हूँ कि 1910-11 के आसपास की बात है। तब क्योंकि फीमेल्स को स्टेज पे आना अलाउड नहीं था, तो फीमेल कैरेक्टर्स मेरे दादाजी करते थे। और साथ-साथ जब मेरे पापा पैदा हुए, तो दादाजी के साथ-साथ मेरे पापा भी स्टेज पे आने लगे। तो मेरे पापा ने बहुत सारे रोल उस तरह से किए, मतलब मेल भी करते थे, फीमेल भी करते थे। और जब मैं पैदा हुई,
तब तक दादाजी गुजर चुके थे, तो पापा के साथ-साथ मैं भी शुरू हो गई वहाँ दुर्गाबाड़ी में नाटक करना। तो एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने किस एज पे स्टेज पे एंटर किया मुझे खुद नहीं मालूम। और उस समय बहुत अच्छा लगता था जब मतलब थिएटर करती थी, नाटक करती थी। अगले दिन लोग मिलते थे और बोलते थे कि तुमने वो कल बहुत अच्छा किया था, तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तो वो जो एप्रिसिएशन एक मिलता है, तो जिसकी बात सुमन ने भी कहा है कि एप्रिसिएशन जब मिलते हैं आपको, और थिएटर एक ऐसी मीडिया है कि आपको सामने एप्रिसिएशन पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है आज भी जब हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, शो के तुरंत बाद ऑडियंस स्टेज पर आ जाते हैं, गले मिल लेते हैं। इमोशनल कैरेक्टर हो तो ऑडियंस रोने लग जाता है हमारे साथ-साथ। तो वो जो एप्रिसिएशन मिलता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। तो पहला इंस्पिरेशन जो मेरा यही है कि ऑडियंस है। और कहते मैं डांस भी करती थी, म्यूजिक भी करती थी। और 1994 में जब मैं इंटर में पढ़ती थी तब एनएसडी का एक वर्कशॉप हुआ था आसाम में। मैं जिनके साथ थिएटर करती थी उन लोगों ने मुझे वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए भेजा था। तो पहली बार मैंने एनएसडी के बारे में नाम सुना कि एनएसडी क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर थिएटर के बारे में स्टडी होती है। तो फिर मुझे ऐसा था कि ट्रेनिंग करूँगी या नहीं, प्रोफ़ेशन के तौर पर लूँगी या नहीं पता नहीं, पर मुझे एनएसडी देखना है कि क्या है, वहाँ पर ट्रेनिंग कैसी होती है। तो 94 में मैंने बनाया कि अपने जीवन में किसी भी समय पर मैं एनएसडी जाऊँगी, दिल्ली आऊँगी तो मैं एनएसडी देखूँगी ज़रूर। और साथ-साथ थिएटर भी करती रही, दुर्गाबाड़ी में करती रही। और साथ में आसाम में एक ट्रेडिशन है वानिक प्ले कॉम्पिटिशन, जो 45 मिनट्स के प्लेज होते हैं, जो अलग-अलग ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप 10 नाटक, 20 नाटक, कभी-कभी 1 हफ्ते भर का, मतलब एक रात में आपका 5-6 नाटकों का शो होता है। तो टीम्स जो है 45 मिनट्स के प्ले तैयार करते हैं और कॉम्पिटिशन करते हैं। उसमें आपको बेस्ट प्ले का अवार्ड मिलता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं। तो मैं अपने ग्रुप के साथ वो कॉम्पिटिशन्स भी करती थी। तो मुझे कई जगह पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। 2-3 बार जब मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और लोगों का एप्रिसिएशन मिला, और तब मुझे लगा कि नहीं, थिएटर में कुछ तो है। वो सैटिस्फैक्शन जो है वो दूसरी चीज़ में नहीं है। आज के समय पे मैं नाटक करती हूँ, मैं मीडिया का काम भी करती हूँ, फ़िल्म भी करती हूँ, सीरियल का काम भी किया है। लेकिन जो सैटिस्फैक्शन थिएटर में है, वो आज तक और किसी चीज़ में नहीं मिला। तो ये एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन रहा है। साथ में मैं अपना आइडल मानती हूँ मेरी दादी को। दादी अभी 10 साल पहले गुज़री है, 98 इयर्स में। अपना लाइफ 98 इयर्स कंप्लीट करके। बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, स्कूल एजुकेशन उनका बहुत कम था, शायद 7वीं 8वीं तक पढ़ी होंगी। पर जो समाज का जो शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा उन्होंने बहुत मतलब ली है। और दादी मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रही हैं। वो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे सिखाई। वो अकेली एक ऐसी लेडी थी जो असम जैसे, नौगाँव जैसे जगह से अकेली पूरा इंडिया घूमने की हिम्मत रखती थी। एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, कंट्री वुमन एसोसिएशन। उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हुआ करती थी। तो साल में एक बार इंडिया के अलग-अलग जगह पर उसका कॉन्फ्रेंस होते थे। तो दादी आसाम से अकेली आती थी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। उसके बाद वापस जाके मुझे बताती थी कि फलानी जगह पर ऐसा होता है, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर ऐसा है, वहाँ की सोसाइटी ऐसी है। तो कहीं न कहीं दिमाग में बैठता था कि मुझे भी बाहर जाना है, देश को देखना है, अलग-अलग सोसाइटीज़ में एंटर करना है। तो 94 में जब एनएसडी का वर्कशॉप किया, तो एनएसडी के बारे में पता चला। फिर पता चला अलग-अलग स्टेट्स के वहाँ पर पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक मौका और मुझे ऐसा लगा कि एक मौका हो सकता है कि मैं इंडिया को और जान सकूँ। और फिर कोशिश जारी रही। 99 में मैंने एनएसडी जॉइन किया। और जब एक बार ट्रेनिंग प्रोसेस में आ गई, उसके बाद फिर आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप थिएटर को आगे बढ़ाओ।
तो एनएसडी अगर नहीं करती तो शायद मैं शौकिया तौर पर अभी भी साल में 1 बार या 2 बार नाटक करती, कुछ और काम करती, या तो मैं टीचर बनती या कुछ और जॉब में जाती। लेकिन एनएसडी करने के बाद ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं थिएटर को आगे बढ़ाऊँ, थिएटर के बारे में जानूँ। तो इंस्पिरेशन के नाम पर मेरी दादी रही है, और थिएटर और ओवरऑल ऑडियंस इज ऑलवेज माय इंस्पिरेशन। तो आप दोनों की बातें सुन के एक चीज मुझे समझ में आई है कि आप दोनों की जो ग्रोथ है थिएटर में वो बहुत ऑर्गेनिक रही है, और शायद ये हमारे टाइम पे था कि हम सबकी ग्रोथ बड़ी ऑर्गेनिक होती थी अपने करियर्स में। आजकल बच्चों को हम बिल्कुल सब कुछ प्लेटर में ला के दे देते हैं और उनको सब पता होता है, बट इन आवर टाइम, लाइक जैसे आपने अपनी जर्नी बताई और आपने अपनी जर्नी बताई, इट इज़ वेरी क्लियर कि इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ। धीरे धीरे आप भूत बने और आपने दुर्गा बाड़ी में मस्ती मस्ती में थिएटर का शौक डेवलप कर लिया। सो एग्जैक्टली। और जब जब हम लोग अपने सीनियर्स के साथ, जब मैं पहली बार युगमंच में ज्वाइन किया था, मैं और ज्ञान जिसकी बात मैंने की, क्योंकि हम लोग सबसे जूनियर थे, नए थे, हम लोग स्पेस में झाड़ू लगाने से लेकर के और स्पेस को रिहर्सल के लिए तैयार करना, और अपने सीनियर्स के लिए सामने दूसरे क्लासरूम से ला करके कुर्सियां लगाना, और उसके बाद जब हमारा ब्रेक होता है, एक केतली लेकर के नीचे दुकान में जाना, उसमें चाय भर के लाना, और जितने भी ग्लासेस हैं वहां पर रिहर्सल में करीब 20-25 लोग बैठते थे, उनको सबको चाय सर्व करना, फिर वो गिलास लेकर के वापस होटल में आना, और उसके बाद सारा जब रिहर्सल खत्म हो जाती थी, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बक्से के अंदर संभाल के रखना, फिर उस स्पेस को वापस क्लासरूम बना देना, वो सारा काम हम लोग करते। तो रियली इट्स इट्स ये बहुत सही आपने उसको नाम दिया, ऑर्गेनिक स्टार्ट जो था, ऑर्गेनिक ही है। और कोई माइंड नहीं करता था, Yes, exactly. आजकल लोगों ने कैटेगराइज कर लिया है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम टी नहीं सर्व कर सकते, पर पहले कोई माइंड नहीं करता था। सो मूविंग ये ऑन, हमारा वो उसमें मजा आता था, डिफरेंशिएशन, बहुत मजा आता था डिफरेंस कि भी आ हम गया ना कि सीनियर्स के लिए ये कुछ हमारा किया। काम नहीं है, हाँ हाँ, जबकि एग्जैक्ट, एक्टर का काम सब है। जब स्टेज पे आपको टी सर्व करने के लिए कहा जाएगा, और एक कैरेक्टर है जो एक चाय की दुकान में काम करता है, तो आपको तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा और उसको क्रिएट करके उसको लाना ही पड़ेगा ना स्टेज पे। वो एब्सोल्युटली सच्चाई है, सच्चाई तक आप कैसे पहुंचे? सही बात है। तो now coming moving on to my next question, Shakespeare has said in one of his comedy plays that all the world is a stage and we all are actors. Everybody has their own entry and exits, and in one lifetime, every character plays many roles. तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि एज एन एक्टर, क्या आप लोगों की पर्सनालिटीज और सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना ज़रूरी समझते हैं? क्या ये आपको हेल्प करता है जब आप कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल जुदा है? तो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि एक एक्टर के लिए हमारी एक्टिंग थियोरी के अंदर भी है, और एक कहीं ना कहीं जो एक्टिंग थियोरी लोग नहीं पढ़े हुए हैं और वो ऐसे ही थिएटर करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी ऑब्जर्व जरूर करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज द मेन पार्ट ऑफ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एक्टिंग का मेन पिलर है वो ऑब्जर्वेशन। क्योंकि उसके बगैर आप किसी भी चीज पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करके आप अपना इंटरप्रिटेशन, आपका ओन एनालिसिस होता है किसी भी चीज को लेकर के। तो इसलिए बिना ऑब्जर्व किए कि अगर हम कोई कैरेक्टर कर रहे हैं और हमें उस किस्म का कैरेक्टर मिल गया, तो हम कभी कभी क्या होता है, उस कैरेक्टर की डिटेलिंग जानने के लिए हम वैसी सिचुएशंस ढूंढते हैं जगह जगह पे, और वहां जाकर बैठ करके उस तरीके के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो छोटी छोटी चीजें क्या करता है। बेसिक स्ट्रक्चर तो हम बना लेते हैं किसी भी चीज का, कि भाई वो इधर देखेगा, वो थोड़ा सा कंधे उसके झुके होंगे, वो ऐसे करके लेफ्ट हैंड से ऐसे ऐसे करके बात करेगा। ये तो परसेप्शन हम बना लेते हैं या सोच लेते हैं, और वो एक बन जाता है एक एक्टर का, जिसको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप निकालते हैं। लेकिन हमें जब और डिटेल,
क्योंकि क्या होता है किसी भी कैरेक्टर को जब आप डिटेल में करते हैं तो उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा निकल के आती है और दर्शकों के दिल तक वो जाता है और उसको आप जस्टिफ़ाई कर पाते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी वज़नदार हो जाती है। वो इतना वज़नदार हो जाता है कि लगने लगता है कि सुमन वैद्य नहीं, ये तो वो कैरेक्टर है। और वो पावर है सिर्फ ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन के अंदर जाकर के उस कैरेक्टर को ढूंढते हैं, फिर आप कारण ढूंढते हैं कि ये कैरेक्टर अगर ऐसा कर रहा है, अगर क्योंकि देखिए हमारी जिंदगी में भी आप कभी ऑब्जर्व करना, जो हमारी बात भी हुई थी कभी रचना जी, कि हम बिना लॉजिक के कभी भी कुछ नहीं करते आम जिंदगी में। आप सोच कर बोल रहे होते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, किस वजह से बोला जा रहा है, पीछे का जिस बैकग्राउंड को आप जिस सिचुएशन को लेकर के आए हैं, वो आपकी इस सिचुएशन में रिफ्लेक्ट करेगी करेगी। तो ये सारी चीजें जब हम ऑब्जर्व करते हैं और हम डिटेलिंग में जाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं उसे देख देख के कि ये ऐसा क्यों है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, फिर हम उसकी हिस्ट्री लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इतना जरूरी है। एक एक जेस्चर जब उसके देखते हैं और आप थोड़ा बहुत जब साइकोलॉजी में जाने की कोशिश करते हैं, उसके इंटरनलाइजेशन में जाने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलता है कि इस सिचुएशन में वो क्या सोचेगा, किस तरीके से सोचेगा। फिर आपके जेस्चर पोस्चर क्या होंगे, उसको देख करके आपने ऑब्जर्व तो कर लिया है, लेकिन उसके पीछे कारण बहुत जरूरी होता है ढूंढने, कि अगर वो ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। तो वो डिटेल जो है बिना ऑब्जर्वेशन के तो आप एक्टिंग में कुछ कर ही नहीं सकते, ये मतलब मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन उसके साथ फिर अलग अलग चीजें आती हैं, इमेजिनेशन आता है, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप अपने तरीके से उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसकी पूरी एक जनरल हिस्ट्री बनाते हैं, कि वो अगर कोई आदमी ऐसे बैठ करके काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है ऐसे बैठ, वो ऐसे बैठ करके क्यों नहीं कर रहा, बॉडी तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब भी वो बैठ करके कोई काम करता है तो ऐसे करता है। क्या उसका काम उसकी बॉडी को ऐसा बना दिया है? क्या, या उसकी एक सिचुएशन होती है कि घर में क्या हालात में जी रहा है, सोसाइटी के सामने किस स्थिति में जी रहा है, किस तरीके से फेस कर रहा है, तो वो बॉडी में कॉम्प्लेक्सेस आने के साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। वो सारी चीजें डिटेल जो है वो ऑब्जर्वेशन करके ही पता चलती है, आप देख पाते हैं, उस चरित्र को देख पाते हैं। और जब आप आत्मसात कर रहे होते हैं स्टेज पर आने के साथ, वो साइमल्टेनियसली आपका, क्योंकि माइंड है जो आपको लगातार चित्र बनाता है, लगातार आपके सामने विजुअल्स चलते रहते हैं। जैसे ही मैं अभी आपको बोलूंगा कि रचना जी आपने सुबह क्या खाया, उसके विजुअल्स आ जाएंगे आपके दिमाग में। हमारा माइंड इतना, तो जब हम किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके आते हैं तो आपका दिमाग कंटिन्यूअसली हॉर्न करता है, आपकी बॉडी एज एन एक्टर आपको एक हैमर से मारता रहता है कि वो ऐसे था, वो ऐसे था। आप बॉडी लैंग्वेज जैसी चेंज करते हैं, आपको सडनली याद आ जाता, नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं देखा था, उसको ऐसे देखा। फिर इंटरनलाइजेशन होता है ऑब्जर्वेशन के साथ साथ, कि उसको इंटरनलाइज कैसे करें। वो मैंने बताया लॉजिक्स के साथ जब आप जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो ऐसे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ सुन रहे हैं आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है। हमारी लेखनी में, हमारे स्क्रिप्ट में कैरेक्टर के हिसाब से लैंग्वेजेस होती हैं, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से लैंग्वेज होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से शब्दों का चयन होता है राइटर्स में। तो वो फिर आप आत्मसात करते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा हाथ है किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए, ऐसा मेरा मानना थैंक यू सुमन। सुमन, ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, और मैं यहाँ पे आपसे एक दक्षिणा से हम बाद में जानेंगे, लेकिन आपसे मुझे एक स्पेसिफिक बात पूछनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपका वो एक प्ले देखा था जिसमें आपने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया था, विच वाज लाइक है। माइंड ब्लोइंग। मैं उस प्ले का नाम भूल रही हूँ, बट मैंने जाने मन, जाने मन, जाने करेक्ट, मन। जाने मन, इट वाज इन दैट बिग ऑडिटोरियम नियर मंडी हाउस। तो इट वाज अ फैबुलस प्ले। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि मैं इंक्लूसिविटी में बहुत बिलीव करती हूँ, और जब मैंने आपको स्टेज पे वो प्ले करते देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि ये सुमन है। और आपने जिस तरह से उस सोसाइटी के उस तबके को रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल, एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। सो इसलिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि वो तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, पर आपने उस पर्सनैलिटी को एक सोल दे दिया, एक लाइफ दे दी। सो हाउ डिड यू डू दैट? वो आपने कैसे किया? एक्चुअली क्या था कि जब हमारे सामने ये स्क्रिप्ट आई थी, तो जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, तो जिस तरीके से वो स्क्रिप्ट की कहानी रन करती है, तो जब पहली बार राइटर ने हम लोगों के सामने पढ़ा, तो सच में जो मतलब आपकी स्थिति हुई थी वो हम लोगों को सुन करके हो गया था, मतलब हम लोग हिल गए थे।
कि माय गॉड, क्योंकि इस तबके का जो भी हमने हमारे सामने आज की डेट में इमेज था, इमेज होता है, वो बहुत आउटर रेड लाइट के पास खड़े हुए कुछ लोग और ताली बजा बजा करके पैसा लेने वाले लोग, हम उनको छेड़ते हैं, हम उनको कुछ बुरा बोलते हैं, वो उसमें हमें रिएक्ट करते हैं, इतनी सी सिर्फ इमेज हमारे दिमाग में उसकी होती है। लेकिन जब राइटर ने हम लोगों को बताया, उस राइटर ने इनके साथ में जाकर के इनके बीच में रह करके नाटक लिखा, कम से कम 3 से 4 साल उनके बीच में रहे हैं राइटर। जी, उनकी रोज की दिनचर्या कि वो भी इंसान हैं, वो भी एक उनके दिल में भी हार्ट है, वो भी फील करते हैं उसी तरीके से जैसे एक ह्यूमन बीइंग कोई भी इंसान करता है। तो हम उसको उस इंसान से अलग करके नहीं देख सकते इमोशन के लेवल। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी का चाहे वो इमोशन हो वो अलग हो सकता है, फीलिंग सेम होती। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो इमेज और हमारे दिमाग में भी जो इमेज थी उनकी नाचना गाना और रेड लाइट पे पैसे मांगना और ये करना, वो सारा इमेज टूट गया। क्योंकि जब हम लोग हकीकत में गए उसके बाद जब कुछ लोग हम लोगों को बुलाए भी गए थे जो मेहरौली वगैरह में अपना ब्यूटी पार्लर वगैरह खोल करके बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाया गया, उन लोगों के हाव भाव हम लोगों ने देखे कि वो जो आपने ऑब्जर्वेशन की बात करी थी, वो ऑब्जर्वेशन तो हमारा है आउटर लेवल पे, लेकिन स्क्रिप्ट हमारी बहुत ही लेयर्स 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 के साथ थी। अब उन लेयर्स को हमें अपनी बॉडी के अंदर तो कम से कम भी नहीं तो हम लोग देखिए हर आदमी अपने हिसाब से ताली बजाता है, अपनी बॉडी के हिसाब से ताली बजाता है। हम लोगों की ये ताली बजाने की ट्रेनिंग चली है कम से कम भी नहीं तो 20 एक दिन तो लगातार सिर्फ ताली बजाने की प्रैक्टिस करवाई गई है हम लोग। उसके बाद चाल कैसे चलेंगे, अभी सिर्फ देखिए एक जो स्केलेटन हो रहा है पहले वो बनाया जा रहा है। आउटर आउटर बॉडी लैंग्वेज कैसे चलेगा, कमर में हाथ रखेगा तो कैसे रखेगा, और बॉडी में कितना लोच होगा उम्र के हिसाब से, चरित्र के हिसाब से। 18 साल का लड़का अगर ये क्या कहते हैं हिजड़े में आता है बनता है तो उसकी बॉडी का लचक अलग होगा, तो 50 साल के एक व्यक्ति का लचक बिल्कुल अलग हो जाएगा और 30 साल की लचक बिल्कुल अलग होगी। और वो लचक घर में किस किस्म से बदल जाती है और आउटर साइड में किस तरीके से वो शोइंग ऑफ हो जाती है, इन चीजों पे काम करना शुरू किया बॉडीली। और कैसे चले बैठने का स्टाइल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इस तरीके के एक कैरेक्टर को 2.5 घंटे आप अपने शरीर में लेकर चल रहे हैं, नॉट ओनली विद द आउटर स्केलेटन, मतलब स्केलेटन भी आउटर विदाउट एनी मांसपेशियों के। आप चल ही नहीं सकते, आप जब आउटर स्केलेटन को लेकर के आप चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपने जो मैंने कहा मांसपेशियां उसके अंदर, उसका हार्ट है, सब कुछ है, उसको भी क्रिएट करके उसकी फीलिंग्स को ला करके उसकी सिचुएशंस को ला करके और उसके साथ क्या घटना घटित हुई है जिसके कारण वो इस तरह से में चला गया, वो कौन सी पहले दिन फीलिंग उसकी रही होगी जिस दिन उसने ये सोचा कि मैं तो इस तरीके से अपनी जिंदगी को जीऊंगा। वो सारे क्षण हर चरित्र के अलग अलग तरीके से पकड़ना, उनको पकड़ के अपने आप को आत्मसात करना, अपने को समझाना कि नहीं बेटा तू सुमन वैद्य नहीं है। मैंने उसमें जो कैरेक्टर किया था उसका नाम था क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उस चरित्र का। पन्ना 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 नायक, हाँ पन्ना नायक नाम था। तो ये पन्ना जो है इसकी क्या लाइफ की पूरी हिस्ट्री रही है, ये हम लोग राइटर से मिलकर के बात करते थे। ये सारे कैरेक्टर जीवंत सच्चे कैरेक्टर थे और वो जो उनके साथ पूरी घटना घटित हुई थी, ये कोई किसी राइटर का क्रिएट किया हुआ इमेजिनेशन का खेल नहीं था, इट्स एक्चुअल रियल। और उस रियलिटी को आपको एज एन एक्टर चैलेंज के साथ, और ऐसी ऐसी कम्युनिटी जो यूजुअल है ही नहीं, माँ बाप भाई बहन, ये सारे नाटकों में ये रिलेशनशिप लेकर के रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों को वर्कआउट करना हमारे लिए आसान है क्योंकि हम उस तरीके की लाइफ को जी रहे हैं और वो जी रहे हैं, हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, हम अपने दोस्तों के हर चरित्र के साथ आप रहे हैं। लेकिन
ये जो कम्युनिटी है, ये जब एक जगह पे इकट्ठी होती है, कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, सब नए हैं एक दूसरे के लिए, वहां संबंध स्थापित होते हैं कि ये मेरी माँ, ये मेरे दोस्त, ये मेरी भाई या बहन, ये मेरी बहन। एक साउथ का आया हुआ व्यक्ति नॉर्थ के आदमी के साथ उसका एक संबंध बन जाता है। वो संबंध कितना प्रगाढ़ होगा, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, ये रिलेशन हमें मालूम है, इनकी फीलिंग्स पता है। लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी मतलब दूसरे राज्य से आया हुआ व्यक्ति एक जगह पे मिलते हैं, अब उनको जिंदगी साथ बितानी है। और ऐसी कम्युनिटी जिसको लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, जिनके साथ नहीं चलते, जिनसे दूर होकर चलते हैं, और वो लोगों के मन में उस दूरी को लेकर के क्या फीलिंग्स आती हैं, जिस समय उनका वो ह्यूमिलेशन होता है। हम लोग जब मिले इन लोगों से, मतलब मैं बता रहा हूं, दिल हम इंसानों का फीका हो जाए इनके सामने, इतने बड़े दिल के ये लोग होते हैं। और जब हम लोग एक ऐसी लाइफ को जी रहे हैं कि आपका इतिहास आपको पता होता है कि इनके पीछे यहां तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा इतिहास होता है, बहुत बड़ी कहानी होती है और बहुत रियल होती है। लेकिन जब वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, एक कम्युनिटी के बीच में जब वो पहुंच जाते हैं जहां आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वहां पर एक रिलेशन बनना शुरू होता है। और हमारा नाटक वो रिलेशन बन चुकने के बाद, क्योंकि वो पहली बार तो सब लोग आए होंगे उस जगह पे, और पहली बार उनके साथ किस तरीके का बिहेव हुआ होगा, ये अपने आप में बड़ा देखने की बात है। क्योंकि उसमें हम लोगों ने दिखाया भी था कि एक नया बंदा आता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, तो वो ट्रीटमेंट से सारे लोग गुजरे हैं। उसको कैसे प्रोफेशनल बनाया जाता है, भीख मांगने के लिए तैयार किया जाता है, वो उस ट्रेनिंग से सारे लोग गुजरे हैं। वो हमारी छुपी हुई हर एक व्यक्ति की कहानी है, हर हिजड़े की कहानी है, उसमें डायलॉग भी है। और उसके बाद रिलेशन बन गया किन लोगों से, जो अपने हैं ही नहीं, लेकिन अपने से भी ज्यादा हो गए वहां रह करके। क्योंकि आपके जीने और मरने में वही लोग साथ हैं। वो तो घर भी जाते हैं तो घर वाले भी निकाल देते हैं कि भैया तुम तो ये लाइफ अपना लिए हो। यहाँ तो साड़ी पहन रहे हैं, जब घर जाते हैं तो वो पूरा रियल में उनके अंदर वो फीलिंग नहीं है। बट वो घर वालों को दिखाने के लिए, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो घर वालों को दिखाने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए, जबकि उनकी साइकोलॉजी बदल चुकी है, या शुरू से वो थी ही नहीं साइकोलॉजी, और वो यहाँ साड़ी पहनते हैं या फीमेल की तरह रहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो वो एक तरीके से नकलीपन जो वो है ही नहीं, जो वो फीलिंग ही नहीं है, वो बन करके घर वालों के पास प्रदर्शित होता है। ये जो स्ट्रगल है, तो इन चीजों को पकड़ते हुए जब हम चरित्र को करते हैं, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी है। आपको खुद से क्रिएट करना है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप एक दूसरी कम्युनिटी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप पोर्ट्रे कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटी को, कहीं गलती ना हो जाए। क्योंकि हमने सिर्फ हंसी का पात्र बना के रखा है उनको, उनकी रियलिटी को, उनकी गहराई को कभी जानने की कोशिश नहीं करी। जो उस नाटक में सबसे पहले हम लोगों ने उनकी गहराई, उनकी गंभीरता को जानने की कोशिश करी, उसको आत्मसात किया, तब जाकर के हम उसको वो पोर्ट्रे कर पाए। नहीं तो एक मजाक का सिस्टम बन जाता। वो एक मजाक करते हैं आपस में, जब 6-7 लोग होते हैं, मार्केट में होते हैं, वो मजाक करते हैं, लेकिन वही उनकी जिंदगी नहीं है। उनकी जिंदगी तो उसके परे है, जो रियल में जीते थे। तो ये जो होता है एक चरित्र को करने का, तो ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं। अगर आपने अपने सारे जो कहते हैं दरवाजे जो है दिमाग के खोल के रखे हैं, तो आप एक एक चीज पे इस तरीके से काम करते हैं, तो जिसमें शरीर तो होता ही होता है, लेकिन खाली शरीर नहीं होता, शरीर को ही तोड़ना नहीं होता है। आपको माइंड को भी तोड़ना पड़ता है, आपको माइंड सेटअप को तोड़ना पड़ता है, एक चरित्र की रचना करनी पड़ती है आपको अपनी इमेजिनेशन में, और उस इमेजिनेशन से फिर आप उसको अपनी बॉडी में लेकर आते हैं, तब वो देखने के काबिल होता है, तब वो विजुअली होता है। पहले वो अदृश्य है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब अदृश्य है। अब आगे जैसे गेम होता है ना, कि आप क्या छोटे-छोटे कटिंग वाला गेम होता है, कि बहुत बच्चों का बहुत बड़ा मजेदार गेम होता है। एक puzzles. आकृति बनाने के लिए पजल्स, हाँ, पजल्स में जैसे मैप बनाना है या एक कोई जानवर बनाना है,
पहले ये लेकर आए कि उसका ऊपर का हिस्सा, फिर उसका ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन एक्चुअली। मैं उस पजल को पूरे एक कैरेक्टराइजेशन से जोड़ता हूं कि आपने पहले उसका कौन सा हिस्सा, जब तक आप उसकी स्टडी नहीं करेंगे, ये हिस्सा यहीं फिट होगा, तब वो हिस्सा वहीं फिट होता है। दूसरा हिस्सा उठाया, ये हिस्सा यहीं फिट होता है। तीसरा हिस्सा उठाया, ये हिस्सा यहीं फिट, और ऐसे करके आप एक आकृति को बना देते हैं। और पहले वो आकृति नहीं होती है, खांचा होता है खाली। यही एक एक्टर का भी काम है। एक चरित्र को लाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, इमेजिनेशन भी ब्लैंक है, अब उसमें आप आकृति बना रहे हैं। कहां? अपने दिमाग के कैनवास पर। आज दिमाग के कैनवास पर जब वो आकृति बन गई, फिर आप उसे बॉडी में उतारते हैं, आप अपनी सोल को छुपाते हैं और उस सोल को लेते हैं। हालांकि रिक्रिएशन है, नाटक रिक्रिएशन, सब कुछ घटित हो चुका है, वो चरित्र भी है, दुनिया में है, लेकिन आपको आभास, आप सच्चाई में नहीं कर रहे हैं। लोगों को भी पता है आप नाटक देख रहे हैं। सुमन वैद्य इज नॉट अ पन्ना नायक, ये लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि मैं सुमन वैद्य हूं, पन्ना नायक कर रहा हूं, पर मुझे अपने आप को भूलना होगा। मुझे अपने आप को भूलने का आभास देना होगा, कन्विंस करना होगा, बिलीव करना होगा कि यू आर नॉट सुमन वैद्य, यू आर पन्ना नायक। और तब लोग मानेंगे मुझे कि नहीं, ये सुमन नहीं, ये पन्ना नायक है। मैं अगर नहीं भूल पाया अपने आप को, क्योंकि ये वैसे तो पता है, अगर मैं कहूं तो फिर मेहनत की क्या जरूरत है। लोगों को पता है तो नाटक है, ये तो सुमन वैद्य कर रहा है। सुमन वैद्य की तरह पन्ना नायक को कर देगा। उसने बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ी, उसने उसके लटके झटके नहीं पकड़े, उसने उसकी नजाकत को नहीं पकड़ा, उसने उसके दिल को नहीं पकड़ा, उसकी फीलिंग को नहीं पकड़ा, उसके एहसास को नहीं पकड़ा, तो वो कैरेक्टर तो फिर सुमन वैद्य करेगा, तो फिर पब्लिक कहेगी ओके इट्स सुमन वैद्य। मैं ही सुमन वैद्य, और सुमन वैद्य को अपने आप को किसी ना किसी लेवल पे भूलना पड़ेगा, या भूलने का बिलीव करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, जो मेरी अपनी आत्मा उसको कहना पड़ेगा कि नहीं, ये सुमन वैद्य नहीं है, ये तो पन्ना नायक। ये प्रोसेस है पूरा, तब जाकर के हम किसी कैरेक्टर को कर पाते हैं। एंड आई मस्ट से थैंक यू टू यू सुमन। आज आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है अपनी बातों के थ्रू कि हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहना चाहिए, चाहे फिर वो ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे कोई भी उनका ओरिएंटेशन हो, कलर हो, कास्ट हो, क्रीड हो। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है दैट वी नीड टू रियली रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। और जैसे आपने थिएटर में उसके सोल को अपने अंदर लिया, एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट देयर सोल, विच इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और ये मैसेज मेरे स्पिरिचुअल सिटीजन में पहली बार जा रहा है, और ये मैसेज मेरे दिल के बहुत करीब है। आई थिंक ये और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो आपने कहा था ना आप थिएटर क्यों करते हैं, अब जाकर के मुझे पता चला, सिर्फ और सिर्फ थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ इक्वल है, जहाँ सब कुछ इक्वल है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चरित्र है, सिर्फ चरित्र है सामने, एब्सोल्युटली, करने वाले लोग इक्वल है। एब्सोल्युटली। यस। सो दक्षिणा, आप बताइए इस बारे में ब्रीफ में कि आप कैसे ऑब्जर्व करती हैं लोगों की पर्सनालिटी और सिचुएशंस, और आप कैसे उनको अपनी पर्सनालिटी से हट के पोर्ट्रे करती है। क्योंकि मैंने जब भी आप दोनों के प्लेस देखे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत भी हो, मैंने आपकी एक्टिंग में बहुत ठहराव देखा है, और सुमन जी की एक्टिंग में मैंने बहुत रोबस्टनेस देखी है। मे भी मैंने आपके वो रोबस्ट प्लेस देखे हैं, माय फादर्स गर्लफ्रेंड एंड जान मन, तो शायद इसमें आप पूरी वैसी वाली एक्टिंग है। और शायद आपके मैंने हमेशा वो बहुत ठहराव वाले प्लेस देखे हैं, तो प्लीज टेल अस समथिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्जर्वेशन तो सभी में जरूरी है, और आपने मेरे सारे प्लेस देखे नहीं है, इसीलिए शायद आपके दिमाग में एक ऐसा बैठा हुआ है। मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो भी मैं बहुत मतलब ठहराव के साथ चलने वाली, ये मैं मतलब पर्सनली भी मैं वैसी हूँ। बट बहुत सारे ऐसे भी प्लेस हैं जो, जैसे आपने अगर शॉर्टकट देखा होगा, अगर आपको याद हो, कॉमेडी, हाँ, that was totally different, that just opposite of my original character. yes. और अभी जो एक प्ले मेरे रनिंग में है, हम तुम करके, हम तुम प्ले भी जो कैरेक्टर में प्ले करती हूँ, वो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल उलट है।
मतलब वो स्टेज पे करने के बाद कोई यकीन नहीं कर सकता है कि ये दक्षिणा ही है, सेम गर्ल। वो तो बहुत ही कमाल का नाटक है, और वो बबली बबली हाँ, गर्ल होती है ना, बबली गर्ल, और मेरे वो मेरे ख्याल मतलब से मैंने देखा है, अ, यस हमको यस यस यस, मुझे भी पहले लग रहा है कि देखा है। आपको हम लोगों ने इनवाइट किया था उस प्ले जी के लिए। जी जी, हाँ, मैंने हाँ। एंड देखा है ये वाला। हाँ हाँ, हम्म। एंड वो तो दक्षिणा वो हमारे एक बहुत होता है सीनियर कि आर्टिस्ट है, उनके साथ करती है, जबकि दक्षिणा की उम्र उनकी आधी आधी उम्र होगी, लेकिन दक्षिणा उनके साथ जो जेल होती हैं और जिस तरीके से उस कैरेक्टर को करती है, मतलब मेरे लिए तो अनबिलीवेबल है। वो बिलीव करना ही मुश्किल है। अब दक्षिणा की पर्सनालिटी कैसे चेंज हो जाती है उस चरित्र के अंदर। उफ उफ, मतलब वो इतनी बबली गर्ल है, इतनी बबली गर्ल है, और उतनी गंभीर भी है। वो जो कैरेक्टर वो करती है, तो वो इतना हॉन्ट करता है। एंड दर्शकों को हँसाने में कहना चाहिए वो नाटक जो था, और दक्षिणा का जो कैरेक्टर था, दर्शकों के साथ एकदम से बैठ जाता था, और उसमें हँसाने में लोट-पोट हो जाते थे। मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे, इतना कमाल का वो, क्योंकि मैं उसमें म्यूज़िक करता था। मैं पागल हो जाता था, हँस-हँस के म्यूज़िक करता था। और यही है कि ऑब्जर्वेशन तो आपको चाहिए ही होता है, और ज़रूरी नहीं कि वो आपके पर्सनल के साथ हमेशा ही मैच करे। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कुछ कैरेक्टर्स हमें प्ले करना होता है जो जिसको ऑब्जर्व करने के लिए या उसका कोई थ्रेड लाइन आपको नहीं मिलता है। जैसे कोई भी हेवनली कैरेक्टर्स जब हम करते हैं, वो हमें जो स्टडी से मिलता है या जो हम अपने अ, संस्कार में या अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से जो सुना है। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तरामचरित एक प्ले रेperटरी में हमने किया था, जिसमें मैं सीता का रोल करती थी। Right. अब सीता जो कैरेक्टर है, सीता का हमने कहीं देखा नहीं। मतलब किसको ऑब्जर्व करा? अगर सीता का रोल अगर हमें करना है, तो सीता के लिए मैं किसको ऑब्जर्व करूँ? किसको देखूँ? तो कहीं न कहीं हमारी जो परंपराएँ हैं, हमारी जो संस्कृति है, ये सारी चीज़ें भी आपके वो ऑब्जर्वेशन में कहीं न कहीं मैटर करता है। और आप हमेशा ही, मतलब अगर सीता का रोल आप कर रहे हैं, तो हमेशा आप सीरियल्स जो टीवी पे आजकल दिखाते रहते हैं, आप उनको दिमाग में लेकर नहीं चल सकते कभी भी, Yeah. बिकॉज़ दे आर नॉट एट ऑल आइडियल। तो आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो जैसा ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए, कोई भी कैरेक्टर को आप प्ले करते हो, तो आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, साथ-साथ आपको चाहिए इमेजिनेशन। आप उस कैरेक्टर को क्या रंग दोगे? कि मतलब कैसे सोचोगे? जैसे ये हम तुम जो चरित्र मैं करती थी, जो उसमें क्या था कि हँस-हँस के लोट-पोट हो जाते थे। तो रियल लाइफ में शायद ही मैंने कोई ऐसा कैरेक्टर देखा होगा, या ऐसे किसी भी चरित्र से मैं मिली होंगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस मुझे तो समय वो देखिए, रोल मेरे हाथ में आया, मुझे ये करना है, तो मुझे सोचना पड़ा कि अगर ये चरित्र ऐसा है तो ये कैसे बोलेंगे? ये चरित्र ऐसा है तो ये कैसे चलेंगे? किसी बात को कैसे रिएक्ट करेंगे? तो कोई भी चरित्र, जब आप कोई भी कैरेक्टर प्ले प्ले उसको करते हैं, रोल करते हैं, तो जितना आपके लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए इमेजिनेशन भी है। ये दोनों का मिक्सचर ही होके जो प्रेज़ेंट होके आता है, वो ऑडियंस के दिल तक पहुँच सकते हैं वो। नहीं तो वही होता है, जैसे सुमन ने कहा कि खाका बन गया, लोग स्टेज पे देखते हैं, बोलते हैं ये वो चरित्र थोड़ी है, ये तो दक्षिणा है। हमें दक्षिणा को नहीं देखना। जब स्टेज पर होते हैं, हमें दक्षिणा को नहीं देखना है। हमें वो चरित्र देखना है। हमें वो सरिता हज़ारिका देखना है। वो सरिता है, सरिता कैसे बोलेगी, सरिता कैसे हँसेगी, वो देखना है। यहाँ पर दक्षिणा नहीं चलेगा। तो वो उसके लिए इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरी है। एक्टर की बॉडी जो है, एक्टर जो है, जैसे सुमन वैद्य तो ज़रिया हो सकता है किसी कैरेक्टर को देखने का। मेरे ज़रिए, मेरे थ्रू किसी चीज़ को देखना। हाँ, एक, जैसे क्या होता है कि मैं आपको इसको थोड़ा-सा और आसान करके बताता हूँ। हमारे हाथ में दूरबीन होती है। दूरबीन से हम चाँद को देखते हैं, तो चाँद हमारे को पास में दिखाई देता है। दूरबीन क्या है? ज़रिया है किसे देखने का? चाँद देखने का। उसी प्रकार एक्टर जो है वो क्या है? दूरबीन है। जो वो एक्टर देखेगा, एक्टर उस दूरबीन के अंदर से जो भी चित्र बनाएगा, वो दर्शकों को मिलते हैं।
रहेगा। कि तो हम तो ज़रिया हो जाते हैं। हमारे ज़रिए जो आपने कैरेक्टर देखा, जैसे डैड गर्लफ्रेंड में मेरा कैरेक्टर देखा, उसमें भी मेरा नाम मिस्टर वैद्या ही था। तो मिस्टर वैद्या अब मैं सुमन वैद्या अगर उसको चरित्र को करूँ और मेरी बॉडी से लोगों ने मिस्टर वैद्या, एक अमेरिका में रहने वाला राइटर, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए इंडिया आता है, वो किसके ज़रिए देख रहे हैं? सुमन वैद्या एक एक्टर की बॉडी के ज़रिए देख रहे हैं। ये जो है एक्टर है, एक मेन टूल है, मेन ज़रिया है, मेन ब्रिज है, दर्शकों को वहाँ ले जाने का। आप दोनों की बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मैं क्यों नहीं एक्टिंग करती। You all the best for special children. तो इस बार हम लेडीज फर्स्ट करेंगे। इस बार दक्षिणा पहले जवाब देंगी। दक्षिणा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी एक्टिंग स्टाइल क्या है? क्या आप मेथड हैं, कि आप स्पॉन्टेनियस हैं, या फिर आप दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करना पसंद करती हैं? सो थोड़ा बताइए इसके बारे में। एक्चुअली जब हम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस है बचपन में, मतलब थिएटर में मैं कैसे आई मुझे खुद नहीं पता। तो उस समय ये सारे टर्म्स जो है, ये मेथड एक्टिंग है या स्पॉन्टेनियस एक्टिंग है, ये सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। और मतलब उस समय भी ये था कि आपके पास डायलॉग आया है, आपका ये कैरेक्टर है, आपको ये प्ले करना है, तो आप उस चरित्र को जी जाते हो बस। तो जब मैं एनएसडी आई तब मुझे ये टर्म्स के बारे में पता चला। तो मैं अभी भी मतलब लोगों से यही कहती हूँ कि मैं जो पहले करती थी वो अभी भी वही करती हूँ, लेकिन पहले अनजाने में करती थी, अब जानबूझ के करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआती दौर में जब आप आते हैं, मतलब अब टर्म्स हमारे सामने है तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि जिस दौरान हम रिहर्सल करते हैं तब आप मेथड एक्टिंग से ही शुरू करते हैं। अब जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, आपने डायलॉग पढ़ा, वो जो प्रोसेस होता है वो मेथड एक्टिंग का ही प्रोसेस है। कि आप उसको याद करोगे, ये चरित्र है तो उसको कैसे चलेगा, कैसे खाएगा, कैसे बोलेगा, कैसे हंसेगा, कैसे देखेगा, वो सारी चीजें जो कैरेक्टराइजेशन के अंदर आता है वो सारे मेथड एक्टिंग के अंदर आता है। आप वहां से लेकर शुरुआत आपने की, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेज पे जाते हैं, ऑडियंस के सामने जाते हैं, ये सारे थ्योरीज, ये सारे प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रह जाता है। आप स्टेज पर वही करते हैं जो उस समय का आपके लिए सिचुएशन है। आपने रिहर्स कर लिया कि आपने चाय के कप अगर उठा लिया तो आप ऐसे ही उठाओगे, एक लाइन बोलने के बाद एक सिप लोगे, या ये पूरा स्पीच खत्म होने तक आपकी पूरी चाय खत्म हो जानी चाहिए, ये आप रिहर्सल में तय कर लिया। लेकिन जब आप स्टेज पे जाओगे, ऑडियंस के सामने होगे, तो ये सारी चीजें आप इतना यूज हो जाते हो रिहर्सल कर करके कि ये आपके बॉडी में मतलब घुल जाते हैं, जो स्पॉन्टेनियसली आपके रिएक्शन में आता है। और कई बार मतलब स्टेज इसीलिए ग्रेट है कि वहां पर आपका मेथड जितना चाहिए, साथ साथ आपको स्पॉन्टेनियस भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सडनली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं स्टेज पर जो आपको ऑन द स्पॉट मैनेज करना पड़ता है। अगर आप उसी मेथड में फंसे रहेंगे कि नहीं इस समय तो मुझे यही करना था, ये नहीं करना था, तो वो ब्लंडर हो सकता है, मतलब ब्लंडर्स होते हैं। और स्टेज पे जब हम ऑडियंस के सामने होते हैं, आप अपने मिस्टेक्स, अपने जो भी आपकी गलतियां होती है वो आपको ऑडियंस को नहीं दिखा सकते। नहीं तो फिर वो जाने भी तो यारो हो जाएगा। बिल्कुल, ऑडियंस आए हैं आपकी गलतियां देखने नहीं आए हैं, तो आपने 1.5 महीने का 2 महीने का रिहर्सल क्यों किया? आपको मेथड के साथ साथ स्पॉन्टेनियस भी होना ही पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। मीडिया में, कैमरा में ये आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल चाय का कप, आपने चाय के साथ क्या, अगर सीन में चाय गिरना नहीं है और कैमरे के सामने चाय गिर गया तो कट हो गया, नेक्स्ट शॉट लगा के आप उसको दोबारा रीटेक कर सकते हो। बट अगर स्टेज पर है तो अगर गिर गया तो आपको यू हैव टू मैनेज इट,
ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मिस्टेक हो गया। ऑडियंस को लगना चाहिए कि हाँ, ये सीन का ही डिमांड है शायद, जिसकी वजह से ये हुआ। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अक्सर होता है स्टेज पर को एक्टर जो है, इवन खुद भी हम ब्लैक हो जाते हैं। एक हमारा प्ले था, मैं मतलब मेरा सबसे बड़ा जो टेरर है, एक तरह से मैं याद करती हूँ तो मुझे अभी भी घबराहट होती है कि मैं एक नॉन हिंदी बेल्ट से आई हुई हूँ, आसाम की लड़की, असमिया में पूरा थिएटर किया मैंने। 3 साल एनएसडी में ट्रेनिंग ली मैंने, और दिल्ली आने के बाद दिल्ली में मेजरली जो थिएटर होते हैं हिंदी में ही होता है। रेperटरी में थी तो हिंदी में ही नाटक हुआ। तो हमने रेperटरी में जो मेरा पहला साल था, शुरुआती, जो मेरा फेवरेट प्ले भी है एक तरह से, अंतराल, आपने भी देखी है। हाँ, देख रंजीत कपूर डायरेक्टर थे उसमें। तो उन्होंने आते ही मतलब उस प्ले में मुझे कास्ट कर दिया मेन रोल, और उस प्ले में मेरे मतलब आप लगा लो लंबे-लंबे कम से कम 5-5 6-6 पेजेस के स्पीच हिंदी में, मेरे लिए कितना टफ है, और मैंने उसको कर लिया। आराम से हो गया, पूरा याद कर लिया, मैं फ्लो में बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, इवन आज भी है, मैं अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो मैं हिंदी में इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम है जेंडर का। हिंदी में जो है ना, थी, था, का, की में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, और सीरियस अगर प्ले में अगर कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ा, कुछ भी अगर की का गड़बड़ हो गया, तो वो तो मतलब कॉमेडी का ट्रेजेडी हो जाएगा, ट्रेजेडी का कॉमेडी हो जाएगा। और अंतराल एक ऐसा प्ले है, उसमें तो कॉमेडी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो हुआ क्या था कि हमारा तीसरा या चौथा शो था बॉम्बे में, मेरा को एक्टर सुमन, और सुमन पर मुझे इतना विश्वास है था कि मतलब कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ होगा तो सुमन तो संभाल ही लेंगे। जितना एक्सपीरियंस सुमन के पास है हिंदी में थिएटर करने का, मेरे पास इतना नहीं था, फिर भी सुमन के ऊपर पूरा विश्वास था। हम लोग बॉम्बे में एनसीपी, कौन सा, नेहरू सेंटर में एनसीपी में शो कर रहे थे। मेरे स्पीच शुरू होने से जस्ट पहले सुमन का डायलॉग चल रहा है, और सुमन ने सामने किसी को देख लिया ऑडियंस में, और सुमन ब्लैंक हो गया। अब मेरी तो ऐसी हालत हो गई, मतलब सुमन ब्लैंक हो गया, मेरे आगे 10 पन्ने की स्पीच है हिंदी में, मैं कैसे इम्प्रोवाइज करूं? अगर ये कैमरा का होता तो मतलब वहीं पर कट हो गए तो कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन स्टेज पे मतलब आई हैव टू मैनेज एट दैट मोमेंट। और पता नहीं कैसे हुआ, मतलब इट वाज अ आई थिंक 15-20 मिनट्स का एक पॉज आया था, और स्टेज पर मतलब 15 मिनट्स इट्स मतलब इट्स अ ह्यूज पॉज। तो कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने कुछ ऐसे टूटे-फूटे में, हाँ, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आपने आपको आप शायद ये बोलना चाह रहे थे, ऐसा कुछ करके मैंने सुमन को रिकॉल करवाया, तो फिर आगे बढ़ा वो प्ले। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप मेथड में, मैटर एक्टिंग में उसमें फंसे होते उस समय, तो प्ले तो उस दिन उसी समय खत्म हो गया था, उस समय कर्टन कॉल देख कर देना पड़ता है। तो मैं इसलिए मैं दोनों पे बिलीव करती हूँ, और बीइंग एन स्टेज एक्टर यू हैव टू फॉलो द बोथ रूल्स। आपको मेथड चुनना चाहिए, मेथड तो करना ही पड़ेगा, साथ में आपको स्पॉन्टेनियस भी होना ही पड़ेगा। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा। एंड सुमन, आप बताइए, आप मेथड, स्पॉन्टेनियस, दोनों का कॉम्बिनेशन? नहीं, ये डिपेंड करता है एक्चुअली स्क्रिप्ट पे। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो किस किस्म की स्क्रिप्ट आती है। बहुत सारी स्क्रिप्ट आती हैं जिसमें आपको मेथड एक्टिंग को फॉलो करना होता है कि, और मेरा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा मेथड एक्टिंग की तरफ ज्यादा जोर है। उसकी वजह यह है कि मैं जब भी कोई कैरेक्टर को करता हूं तो मैं बहुत डरता हूं। मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं मैं इस कैरेक्टर को कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस कैरेक्टर को जेन्युइनली लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये खौफ जो है, ये हमेशा मुझे लगा रहता है, जिसके तहत ये खौफ मुझे मेहनत करने की तरफ मोटिवेट करता है।
कि बेटा बिना मेहनत के और अति मेहनत, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, दक्षिणा को पता भी है कि इतनी सी चीज यदि करनी होगी, इतनी सी चीज यदि करनी होगी, लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा, मेरे लिए वो बाएं और दाएं दोनों हाथ का खेल नहीं होगा। मेरे लिए बायां दायां हाथ, सिर पैर सब लगाना पड़ता है, तब जाके वो उतनी सी चीज में कर पाता हूं। और उसको बहुत परफेक्टली करने की कोशिश करता हूं, और बहुत जेन्यूनली, ताकि वो फिर वो लगे कि हाँ ये किया तो ये किया इसने। उस लेवल पे मैं काम करने के लिए मैं दिन रात उस कैरेक्टर में जीता हूं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्चुअली मेथड एक्टिंग एक्चुअली यही है कि आप उसको आम जिंदगी में उस चरित्र को आत्मसात कर रहे होते हैं, आप आम उस तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कैरेक्टर की आदतें होती हैं, बहुत खराब आदतें होती हैं, लोग उसको भी ओढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोसेस है सिर्फ पर्टिकुलर उस कैरेक्टर की पकड़ आने तक। तो मेरा भी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं उस तरीके से जीने, मतलब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, अचानक से उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज में चले जाता हूँ, उसकी तरह सोचने लगता हूँ, उसकी तरह करने लगता हूँ कि ऐसे करेंगे। एक तीसरा नेत्र जो है, जो आपको देखता रहता है, वो कह रहा है कि हाँ नहीं तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है। तो ये मैं कभी कभी घर में अचानक सुमन होते होते मैं कोई और चरित्र कर रहा हूँ, जैसे आजकल एक प्ले कर रहा हूँ मैं, जू स्टोरी, जिसमें मैं एक चरित्र कर रहा हूँ, पीटर का कैरेक्टर है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा वो प्ले। तो मैं अब मेरी जो जिंदगी में प्रोसेस ये हो गई है कि मैं घर में कब पीटर बन जाता, मुझे सडनली लगता है कि यार जो पीटर मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसे करके घर में काम करेगा, काटेगा, कोई सब्जी काटेगा तो ऐसे काटेगा, अगर वो अपने मतलब सर्किल में किसी से बात करेगा, फोन पे बात करेगा तो ऐसे बात करेगा। ये डिस्कवरी हमारी शुरू हो गई अभी, जबकि स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ रीडिंग लेवल पे, कैरेक्टर की खोजबीन शुरू, तो वो उस लेवल पे हम करने की कोशिश करते हैं कि उस चरित्र को पकड़ने के लिए किसी ना किसी लेवल पे, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े, चाहे अपनी आम जिंदगी में सेंध मार करके उस कैरेक्टर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना पड़े, तो वो प्रैक्टिस मेरी साइमल्टेनियसली चलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो एक स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर की कितना काम करने की डिमांड है। हालांकि मेरे लिए हर चरित्र उतना ही काम करता हूं मैं हर चरित्र पे, दक्षिणा को पता है शायद। एक मैं सोलो परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ, सोलो परफॉर्मेंस अभी शो करने से पहले ही मैं कम से कम 100 रिहर्सल कर चुका हूँ अभी तक। इतना रिहर्स मैं करता हूँ, इतना उसको परफेक्शन लाने के लिए, एक एक जेस्चर, एक एक बॉडी लैंग्वेज, इस जगह पे ये होगा, एम्फेसिस कहाँ किस जगह पे होगा, क्या बात है, इंपॉर्टेंट कौन से सेंटेंस में कौन सी बात है, क्यों कह रहा है, इतने सारे काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे आम जिंदगी में आपको प्रैक्टिस करना होता है। मेरे अनुसार हर एक का नजरिया अलग होता है। जैसे दक्षिणा का काम करने का तरीका अलग है। दक्षिणा मेंटली काम करती है, बड़े स्ट्रांगली काम करती है, मेंटली चीजें अपनी आत्मसात कर लेती है, और वो बहुत इजी वे में जो सोचती है उसको इम्प्लीमेंट कर पाती बॉडी पे। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे मुझे मौका नहीं मिला जीवन में कभी भी फोक चीजों से जुड़ने का। फोक जो हमारी धरोहर होती है एक आर्टिस्ट की, दक्षिणा वो उस बैकग्राउंड से आई है। दक्षिणा का कल्चर बहुत रिच है और इंस्टेंट है। दक्षिणा कोई चीज सोचती है बॉडी में, मतलब तुरंत ला सकती है, क्योंकि वो उसका पास्ट प्रैक्टिस रही है, ऐसे लोगों के साथ काम किया है, इस तरीके से फॉर्म में उसने अपने आप को डेवलप किया है। क्योंकि हमें फोक करने का कभी मौका नहीं मिला, हमने स्टार्ट ही नाटक से किया, रियलिस्टिक नाटक से किया। स्टार्ट ही हमारा मेथड एक्टिंग से हुआ है कि कैरेक्टर की डिटेलिंग, आम जिंदगी में भी आप उस चरित्र को बन जाओ कुछ दिन के लिए। तो मेहनत करनी पड़ती है बहुत मुश्किल से, जो चीज हम सोच रहे होते हैं बहुत मुश्किल से इंप्लीमेंट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर। मेरे साथ दक्षिणा उसी को बहुत आसानी से कर दी, क्योंकि दक्षिणा का लेवल क्या है, दक्षिणा का लेवल है फोक आर्टिस्ट होने से लेकर के आज मॉडर्न किसी भी लेवल पे वो नाटक कर रहा है। इतनी बड़ी रेंज है। हमने फोक वाला पार्ट हमारी जिंदगी में आया ही नहीं, हमने सिर्फ देखा, हमें करने का मौका नहीं मिला। और जो वो फोक आर्टिस्ट की एक इंस्टेंट पना, स्पॉन्टेनिटी होती है,
वो जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो कभी भी किसी भी चीज को इम्प्रोवाइज कर देते हैं, गलतियां हमें पता नहीं चलती। फोक आर्टिस्ट वो कुछ भी क्रिएट, जादू मंत्र मतलब मैजिक पैदा कर देता है वो आर्टिस्ट। वो दक्षिणा का बेस है, वो वहां से पली बड़ी और वहां से उन चीजों को लेकर के आई। तो वो पार्ट मेरे पास नहीं है। वो मुझे इसलिए डबल ट्रिपल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। दक्षिणा उसी चीज को आधे में कर देती है। तो ये दक्षिणा ने मेरी प्रिपरेशन देखी और मुझे करना पड़ता है। मुझे कहते हुए कोई इसमें ग्लानि महसूस नहीं होती, ना ही मुझे कोई मतलब ये कहने में कोई अपने आप को छोटा महसूस होता कि नहीं मैं ज्यादा मेहनत कर पाता हूँ। और ये मेरी टेंडेंसी भी है कि जब मैं 200% सोचता हूँ तब जाकर के मैं 50% दर्शकों के सामने पोर्ट्रे कर पाता हूँ। तो आप तो दोनों इसलिए के मेहनत की बहुत ज्यादा, सॉरी तो इसलिए मेहनत करने की बड़ी जरूरत होती है। तो इसलिए वो जो मेथड एक्टिंग और स्पॉन्टेनिटी का कॉम्बिनेशन, अच्छा मैं इतना आत्मसात करता हूँ, कैरेक्टर की इतनी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर गलती अगर कुछ हो जाती है तो वो उसी कैरेक्टर में रहते हुए आप उसको मैनेज कर जाते हैं, वो स्पॉन्टेनिटी भी आ जाती है उसमें। तो दोनों का सोचना मानना अलग जरूर है, लेकिन दिशा हम लोगों की एक ही है, उस लेवल पे एक ही तरीके से। तो इसलिए जो है बस मतलब दक्षिणा के पास वो धरोहर है जो धरोहर मेरे पास नहीं। मेरे पास कुछ दूसरी चीजें हैं, तो वो मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। हर आदमी अपने टूल्स इस्तेमाल करता है, तो वो टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए एक्चुअली। तो आप दोनों की बातों से मुझे ये समझ में आया कि चाहे आप मेथड है चाहे आप स्पॉन्टेनियस हैं, एट द एंड जो मैटर करता है कि आपका काम जो है इट शुड बी A1 और उसे स्पीक करना चाहिए एंड इट डजंट रियली मैटर एंड इस बारे में कोई कंट्रोवर्सी कभी होनी भी नहीं चाहिए। यस एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये आपकी प्रिपरेशन आपकी परफॉर्मेंस में दिखनी नहीं चाहिए। दिखनी नहीं चाहिए, करेक्ट करेक्ट। यस तो अगेन मेरा आपसे एक दोनों से यही क्वेश्चन है कि आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं बहुत फास्ट पेस लाइफ लीड करते हैं और उनका थिएटर की तरफ मुझे ऐसे लगता है कि रुझान कम है। तो आपको क्या लगता है हम किस तरह से जो यंग क्राउड है उसको एक इतने ब्यूटीफुल आर्ट लाइक थिएटर की तरफ हम ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं? जी, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जो हमारी यंगस्टर्स की जो एक सब कुछ जल्दी पाने की जो तमन्ना आजकल घर कर गई है। थिएटर में तो पेशेंस चाहिए। थिएटर में सब कुछ आज नहीं मिलेगा। थिएटर में आज करोगे, इसका फल 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसा क्रिएशन है जो आपको मिलता नहीं है, आपको करना पड़ता है। देखिए स्पोर्ट्स में या किसी भी कैरियर में या फिल्म्स में आप देख पाते हैं घर में बैठ करके, आपके पास टेलीविजन है, आप हर समझ लीजिए शहर के अंदर टेलीविजन तो हर घर में है, हर शहर के अंदर सिनेमाज हैं, हर शहर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्राउंड्स हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या आपके घर में कोई थिएटर से रिलेटेड चीज है? नहीं है। आपके शहरों में क्या ऑडिटोरियम्स हैं? हर जगह पे नहीं है। तो ये बाकी चीजें स्वयं हम यंगस्टर्स तक पहुंच रही हैं, लेकिन थिएटर के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। थिएटर इसीलिए आज तक उतना पॉपुलर लोगों के बीच में नहीं हो पाया, क्योंकि गिने चुने लोग ही थिएटर मतलब पहुंचते हैं, नाटक की दुनिया में पहुंचते हैं, नाटक की दुनिया से जुड़ते हैं। जब एक बार जुड़ जाते हैं, कहते हैं यार ये तो अलग चीज है भाई, इसका तो मजा ही अलग है। तो सुमित, लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी तो थिएटर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, पर चूंकि भोपाल में भारत भवन था, जैसे आपने कहा कि अगर थिएटर होगा तो एनकरेजमेंट मिलती है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे हर प्ले में ले जाते थे अपने साथ। तो उस वजह से तो आई थिंक पेरेंट्स का भी एक छोटा मोटा रोल होना चाहिए टू एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू एक प्योर आर्ट फॉर्म को समझें। बिल्कुल। और स्कूलों के अंदर जैसे मैंने बताया कि हर चीज आज आप तक पहुंच रही है।
हर चीज की जानकारी आप तक पहुंच रही है, लेकिन थिएटर आप तक नहीं पहुंच रहा है, आपको थिएटर के पास पहुंचना पड़ रहा है। ये डिफरेंस है। इसलिए आज मतलब सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जब हर सब्जेक्ट आपके क्लास में एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस होगा, तब लोग थिएटर को समझेंगे। थिएटर का अपना एक कल्चर है, थिएटर से मिरेकल्स होते हैं, थिएटर से पर्सनालिटियां बनती है, थिएटर से डेवलपमेंट होती है, थिएटर से ईच एंड एवरी। थिएटर क्या है? सोसाइटी का एक आईना है। हम क्वेश्चंस उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं, हमारे अंदर क्योंकि सोचने की क्षमता है, हम सवाल उठाते हैं ताकि लोगों को पता चले, हाँ यार ये एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये तो हमारी सोसाइटी का सवाल है, हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। तो वो जब तक हमारे को हम उसका बीड़ा नहीं उठा लेते, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। हम हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं थिएटर करके क्या करेगा? थिएटर करके सिर्फ थिएटर एक्टर बनने के लिए थिएटर नहीं होता है। आपकी आम जिंदगी भी डेवलप होती है। आपकी आम जिंदगी में आप अपने तरीके से सोच करके इंटरप्रेट कर पाते हैं। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनता है थिएटर करने से, क्योंकि आप अपने तरीके से कैरेक्टर कर रहे हैं। आपको इतनी लिबर्टी है, कोई आपको डंडा मार करके कैरेक्टर के शेप थोड़ी दे रहा है। आपको तो अपने हिसाब से क्रिएट करना है, और ये लाइव आर्ट है। लाइव आर्ट से ज्यादा इंजॉयमेंट वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। फिल्म वगैरह सब कुछ लाइव आर्ट नहीं है, वो पर्दे पे देखते हैं आप। वो जैसे वो पूरा रॉ मटेरियल जो है, जो फिल्म का जो आजकल आने लगा है, फिल्म के लास्ट में दिखाते हैं। कभी कभी फिल्मों से ज्यादा इंटरेस्टिंग वो रॉ मटेरियल होता है, तो उसमें गलतियां होती हैं। तो इसलिए थिएटर को बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक इंटरेस्ट, क्योंकि इसके बारे में स्कूल के कैरिकुलम्स में थिएटर को आना चाहिए, कॉलेजेस के कैरिकुलम्स में इसको थिएटर को आना चाहिए। इससे यकीन जानिए, लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है थिएटर को अगर जोड़ लेंगे तो जाने क्या जो हो जाएगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा या बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। थिएटर को जोड़ने से, कैरिकुलम के साथ थिएटर को जोड़ने से आपके बाकी सब्जेक्ट पुख्ता हो जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे में सोचने की क्षमता डेवलप होगी, आपके बच्चे में इंटरप्रिटेशन की क्षमता डेवलप होगी, आपका बच्चा चीजों को अपने नजरिए से देखना शुरू करेगा और अपने नजरिए से बोलना शुरू करता है। हेजिटेशंस खत्म हो जाते हैं थिएटर से। बहुत कुछ होता है थिएटर से। और दक्षिणा, आपको ऐसे लगता है कि जो थिएटर के अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको स्कूल्स में लाके बच्चों से टॉक्स भी करवानी चाहिए, सो दैट उनके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आए कि ये इतनी बोरिंग जगह नहीं है, इनफैक्ट यू एंजॉय इट मोर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है और हो सकता है। और चूंकि आसाम एक ऐसी जगह है, बंगाल, असम या महाराष्ट्र में थिएटर का एक कल्चर है। वहाँ पर एक प्रोफेशनली भी कमर्शियल थिएटर चलता है, जिसको आसाम में मोबाइल थिएटर कहते हैं। और जो आप कह रही है, ये आसाम में होता है, क्योंकि मोबाइल थिएटर के जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग शहरों में जाकर नाटक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है स्कूल्स में, जो प्राइमरी सेक्शन में, वो एक्टर्स जो पहले दिन आप स्टेज पे आपने देखा किसी एक्टर को एज हीरो या एज सम आइडल कैरेक्टर, वो अगले दिन स्कूल में आते थे या स्कूल के टीचर्स उनको बुलाते थे, इवन आज भी बुलाते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है। तो आसाम में ये कल्चर है कि हम किसी को भी बुलाएं और उनको थिएटर के लिए इंकरेज करें। और इसीलिए ये जो एक क्राइसिस शुरू हुई है रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया कि लोग थिएटर से विड्रॉ कर रहे हैं, आसाम में ये बात बहुत पूरी तरह से लागू नहीं होती है, क्योंकि आसाम में यंगस्टर्स अभी भी थिएटर करना पसंद करते हैं। आसाम में ये कल्चर पहले भी था और आज भी है। और अभी भी मोबाइल थिएटर के एक्टर्स जो हैं वो स्कूल्स आते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो खुद ही अरेंज करते हैं। कई बार स्कूल के प्रिंसिपल हो या टीचर्स हो, उनको बुलाते हैं कि आप 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हमारे स्कूल आइए, बच्चे से बात कीजिए। तो आसाम में ये कल्चर है कि मतलब कोई भी सेलिब्रिटीज आके उनको थिएटर के लिए इंस्पायर करना या उनका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में अवेयर करना, वो भी उनका काम है, वो करते हैं। और इसीलिए आज भी आसाम के जो यंगस्टर्स हैं वो थिएटर के लिए मतलब काफी उत्सुक है, वो आते हैं, विलिंगली आते हैं, थिएटर करते हैं। कुछ कंडीशंस बदल गए हैं, जैसे पहले सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए थिएटर करते थे,
अब उसके साथ कुछ और कंडीशन जुड़ गया है कि नहीं, हमें कुछ अगर मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, तो वो और दिल से करते हैं। नहीं तो शौकिया तौर पर तो मतलब बहुत थिएटर वहाँ तो अभी भी होता ही है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि लोग थिएटर को थोड़ा अवॉइड करने लगे हैं। हमारे जैसे इंटीरियर्स में अभी भी थिएटर बिल्कुल जोर-शोर से चलता है, और आसाम में तो अभी भी ऐसा है, नाटक है तो गाँव के लोग इकट्ठा होके स्टेज बनाते हैं ग्राउंड में। घर से तखत लाके, बाँस काट के, फिर साड़ियाँ, चादरें, बेडशीट्स लगा के इसके पर्दे बनाना, और मतलब कोई कॉस्ट्यूम्स को लेकर काम कर रहे हैं, कोई स्टेज पर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। तो वो कल्चर अभी भी अगर हम मतलब चाहते हैं, आप अगर कभी मौका लगा तो आइए, दिखाएँगे आपको। हर दिन हर जगह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है थिएटर को लेकर। तो हम्म। ये मतलब इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली आसाम, मणिपुर या बंगाल में भी। कलकत्ता को छोड़ दें, मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से कलकत्ता या दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, इन सब मेन सिटीज को छोड़ दें, तो थोड़ा सा इंटीरियर में जैसे आप जाएंगे तो वो ये कल्चर वहाँ आपको देखने को मिलेगा। हम्म। दक्षिणा, पता है मुझे अभी एक बात याद आई। आप कह रहे थे ना जैसे आपके ग्रैंडफादर और फादर सबको ही थोड़ा बहुत थिएटर करते थे, तो हाँ, अचानक से मुझे एक रिकलेक्शन आया। अम, इप्टा इप्टा वाज अ थिएटर कंपनी। हाँ, तो यस, मेरे यस, हंगल साहब उसमें होते थे। ठीक है। जी, तो मेरे ग्रैंडफादर भी उससे जुड़े हुए थे। तो मेरे ख्याल से हर फैमिली में, मेरे एक अंकल हैं, ही इज आल्सो नो मोर, क्लोज रिलेटिव, वो जुड़े हुए थे। और बिकॉज आई थिंक दे आर ऑल फ्रॉम इंदौर एंड सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो यानी होता था, पहले लोग एंजॉय करते थे थिएटर, और पहले तो मूवीज भी थिएटर जैसी होती थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्टिंग एक्टिंग उसी तरीके की होती थी। चलिए, अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछती हूँ पहुंचती हूँ कि सुमन, आप प्लीज मुझे बताएं, आपको दक्षिणा का, दो पार्ट है इसके, दक्षिणा का कौन सा रोल ऐसा है जो आपको लगा कि इसमें उन्होंने एक्सेप्शनल काम किया, और एक नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी एक्टर जिसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा और आपके दिल को छू गया? दक्षिणा के तो रोल, वैसे तो बहुत सारे रोल हैं, क्योंकि मैंने तो इतना काम किया दक्षिणा के साथ, सबसे ज्यादा काम दक्षिणा के साथ ही किया। मेरे मतलब मेरे नाटक में जितनी भी हीरोइनें रही हैं, या अब इस उम्र में आकर के जो आपके साथ फीमेल कैरेक्टर होता है, वो दक्षिणा के साथ सबसे ज़्यादा मैंने किया हुआ है। तो मुझे तो दक्षिणा के सारे ही कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हम तुम एक कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, वो दक्षिणा ने अपनी पर्सनैलिटी से इतना डिफरेंट, इतना वैसे तो मैक्सिमम कैरेक्टर के जितने भी होते हैं, हमारे अंदर ये सिखाया भी जाता है कि बहुत सारे आपके अंदर भी गुण होते हैं, उन गुणों को मानते हुए फिर बाकी के गुण लेने हैं, या क्वालिटीज़ लेनी है। सारे कैरेक्टर एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो लेकिन दक्षिणा का ये जो हम तुम में सरिता का जो कैरेक्टर है, ये मेरे लिए बड़ा यादगार है, जो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया था। और साथ ही उत्तरामचरित में जो सीता का रोल दक्षिणा ने अभी बताया, सीता का रोल, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि उसमें गायकी भी है और चरित्र भी हैं, बातचीत भी है, कविता भी है। वाह। इतनी सारी चीज़ों को लेकर के एक चरित्र कविता में बात कर रहा है, कविताओं में, जो हमारा रियलिटी नहीं, लेकिन उसको रियल बना करके एक ऐसा चरित्र कविताओं में बात कर रहा है जो हमारे लिए कैलेंडर इमेज में अभी तक मौजूद है। उसके सामने, उस चरित्र को दर्शकों के सामने ऐसे ला देना कि, और उसमें दर्शक कहीं न कहीं अपने किसी घर का, घरवाले का, या अपना खुद का प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। किसमें? एक अनयूजुअल कैरेक्टर में, सीता के रोल में, कि यार ये तो हमारे बीच की सीता है, ये तो आज के मॉडर्न जमाने की सीता है। तो वो जो कैरेक्टराइजेशन दक्षिणा ने किया सीता का, इट्स मतलब बहुत डिफिकल्ट एक एक्टर के लिए है कि कविताओं में रियलिस्टिकली बात करना। जो अभी आपने कहा ना कि
उस समय की फ़िल्में भी थिएटर के करीब होती थी, थिएटर की एक्टिंग होती थी। तो वो थिएटर की जो एक इमेज बनी हुई है थिएटर में, एक ख़ास किस्म की एक्टिंग होती है, वो पैरामीटर्स भी टूट चुके हैं अभी। वो पैरामीटर्स टूट चुके, थिएटर में फ़िल्म से ज़्यादा रियलिज़्म होने लगा है, फ़िल्म से ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग्स होने लगी हैं। कैरेक्टर्स बहुत रियलिस्टिकली पब्लिक को हॉन्ट करता है। तो हमारा जो नाटक था एक फॉर्म को ज़रूर लिए हुए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दक्षिणा जी ने वो सीता का कैरेक्टर किया, वो यादगार है क्योंकि एक सीता होते हुए भी, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होते हुए भी, एक अनयूजुअल कैरेक्टर होते हुए भी, दर्शकों को ये दिखा देना कि ये तो हमारा ही प्रतिबिंब है। भाषा के स्तर पे डायलॉग्स हैं, बातचीत भी है, जैसे हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं, ऐसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ डायलॉग भी है, साथ में कविताओं में भी बात करनी है, साथ में गाना भी गाना है, गाने में अपनी बात कहनी है। तो इट रियली वंडरफुल वंडरफुल। तो ये मेरे लिए ये दो जो हैं बड़े यादगार चरित्र दक्षिणा जी के निभाए हुए और दक्षिणा, अब आप बताइए, आपको कौन सा रोल पसंद आया? अ, जैसा कि सुमन ने कहा कि सुमन के मैक्सिमम प्लेज में मैं सुमन के साथ ही रही हूँ, तो वैसे कहा जाए तो जब आप स्टेज पर साथ होते हैं तो ये ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला मतलब कितना, क्योंकि आप अपने खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे होते हो। तो इसीलिए उसके बाद जितने प्लेस है सुमन का, मतलब कितना 5-6 प्लेस होगा जो मेरे बगैर मैं मतलब एज एन ऑडियंस में मैं बैठी हूँ और सुमन का स्टेज पर देखा हुआ, ऐसे 5-6-7-8 प्लेस होंगे। उसमें से 2-3 प्लेस ऐसे हैं जो मुझे मतलब काफी अच्छा लगा। एक तो डेड्स गर्लफ्रेंड जो आपने भी जिक्र किया था, इट्स टोटली कॉमेडी, एंटरटेनिंग, और वो एक पर्सनैलिटी ऐसा है सुमन ने जिस तरह से प्ले किया था वो सुमन से हट के मतलब इसलिए भी अच्छा लगा। और दूसरा प्ले जो मैं हमेशा मतलब बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, सुमन को भी कहती हूँ कि मौका लगे तो फिर से करो, मॉर्फोसिस एक प्ले है जो बापीदा ने डायरेक्ट किया हुआ है, जिसके अभी तक 2 या 3 ही शोज हो पाए हैं। उसमें सुमन करता है एक टीचर, मतलब थिएटर गुरु के चरित्र को सुमन ने किया है। उसका जो प्रेजेंटेशन है, तो जिस तरह से वो चरित्र को सुमन ने पोर्ट्रेट किया है, इट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब मैंने अभी तक के जितने भी सुमन के परफॉर्मेंस देखा है तो मॉर्फोसिस में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और मेरे लिए वो सबसे टॉप में रहा है। क्योंकि एक थिएटर में ज्यादातर हमें गुरु जो मिले हैं इसी तरह के गुरु मिले हैं, स्ट्रिक्ट भी है और जरूरत पड़ी है तो गले से भी लगा लिए हैं, अपने हाथ से खाना भी खिलाया है, जो शायद हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर्स के अंदर ये कमी है। जो हमने अभी भी, मैंने अपने बच्चों के टीचर्स को भी देखा है, या हम जब स्टूडेंट्स हैं तभी अपने टीचर्स को देखा है, जो स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट ही है, उनका वो सॉफ्ट कॉर्नर हमने कभी देखा ही नहीं। या जो सॉफ्ट टीचर है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, वो सॉफ्ट ही है, उनका वो स्ट्रिक्ट पना देखा ही नहीं है। लेकिन जो थिएटर टीचर्स हैं, थिएटर टीचर्स के अंदर वो सारे क्वालिटी हैं, चाहे वो एक्टर या डायरेक्टर होंगे इसीलिए, या वो सोसाइटी के हर तबके के बहुत करीब होते हैं शायद इसीलिए, वो जितने स्ट्रिक्ट होते हैं उतनी सॉफ्ट भी होते हैं, और वो दोनों पहलू उनके पर्सनैलिटी में झलकती भी है। मॉर्फोसिस में जो सुमन ने मतलब गुरु जी का कैरेक्टर किया है, वो गुरु वैसे ही है। उनके पास एक स्टूडेंट आता है कि मुझे एक्टिंग सीखना है, कैसे एक्टिंग करूं मैं, कैसे चरित्र को कैसे जीऊं, मुझे सीखना है। तो वो जिस जिस प्रोसेस में वो लेकर जाते हैं, तो पहले इतना स्ट्रिक्ट कि कैरेक्टर का डिमांड है करके वो एक रात को एक लाश के साथ उस एक्टर को सोने के लिए भेज देता है। वो जब डर जाता है और आके मतलब घबराहट से वो बिल्कुल मरने को होता है, तो उसको गले से भी लगाता है, पानी भी पिलाता है, कहता है कि तू आज मेरे साथ सो जा, आ जा।
तो ये जो पर्सनैलिटी जो है, इसको इतने खूबसूरती से सुमन ने पोर्ट्रेट किया उस प्ले में, तो मेरे लिए तो मॉर्फोसिस इज अल्टीमेट। तो बाकी तो आपने बहुत है। और किसी दूसरे एक्टर का कोई रोल जो आपको बहुत एक्सेप्शन लगा हो? आ, Not only in वैसे भी play, मैं, whether in movies or हाँ, nationally or internationally, like anything which has just हाँ, made you like, okay, यार, इस जगह पे मुझे भी होना था. ऐसे तो मैं बहुत खराब ऑडियंस हूँ, मैं बहुत कम देखती हूँ। चाहे प्ले हो, चाहे फ़िल्म हो, सीरियल हो, जो भी है बहुत कम, और मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ इस मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना चाहिए तभी देखती हूँ। तो Right. जो स्टॉक है मेरा वो बहुत कम है। उसी में जो अब तक के वो टची जो एक कैरेक्टर मुझे लगा कि मनोज वाजपेयी का अलीगढ़ फ़िल्म में जो उन्होंने कैरेक्टर किया था, दैट वाज़ अल्टीमेट। और उसके ऊपर मैंने परफ़ॉर्मेंस आज तक किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, असमीज़ हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, इंटरनेशनल फ़िल्म हो, उनके ऊपर मैंने परफ़ॉर्मेंस नहीं देखी आज तक। अलीगढ़ आपने भी देखी होगी शायद, उसमें हाँ. जो मनोज वाजपेयी का परफ़ॉर्मेंस था, और ख़ास तौर से पर्टिकुलर 2-3 सीन वो दिल को छू जाने वाली। एक तो जो बैकग्राउंड में लता जी का वो गाना चलता है, आपके नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, वो हाथ में उनके ग्लास है, बहुत डिम लाइट है, और जो वो इतनी तल्लीनता से वो गाना सुन रहे हैं और पता नहीं किस सोच में खोए हुए हैं, वो सीन जैसे याद करते हैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना रियल कोई कैसे हो सकता है, मतलब इतना कैरेक्टर के अंदर इतना कोई कैसे घुस सकता है, मतलब आई कैन नॉट बिलीव। और और I, उसी फिल्म में एक 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 डायलॉग, एक सीन है जो राजकुमार राव को, वो शायद उनका लास्ट सीन है, जो वो फोन पर कन्वर्सेशन है, जब मनोज वाजपेयी को कहते हैं कि तुम बहुत बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा ही कुछ एक डायलॉग है, तो वो एकदम दिल को ऐसे चुभता है वो लाइन। तो मैं उनको सबसे टॉप में रखती हूँ, जब तक अब तक मैंने जितने भी अलीगढ़ भी एक ऐसी मूवी है जो इंक्लूसिविटी के मैसेज को लेकर है. So हाँ, I think these are the kind of movies which really need to be promoted and people need to appreciate हाँ, it. श्योर Hmm. श्योर। Hmm. बस अब लास्ट में जाते जाते मुझे और एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, उसके बगैर मैं जाने नहीं दूंगी. जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम नॉर्मली ओवरसीज देखते हैं कि न्यूयॉर्क में उनके जो ब्रॉडवेज हैं या इंग्लैंड में उनके जो इतने मैजेस्टिक थिएटर्स हैं और उनके प्रोडक्शंस इतने बड़े होते हैं और इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स होती हैं, तो इंडियंस भी जब वहाँ जाते हैं तो उन टिकट्स को लेके वो ब्रॉडवेज देख लेते हैं. तो व्हाई इज इट, और इनफैक्ट उनके जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो भी बहुत अच्छी है. सो what I want to understand from both of you is, or any one of you is, कि why is it कि हम उसी प्रिंसिपल को इंडिया में, उस लेवल के प्रोडक्शन को इंडिया में नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हो सकता है कि उस लेवल का प्रोडक्शन हो और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फास्ट, थिएटर ज़्यादा पॉपुलर होने लगे. नहीं, इसमें नहीं, इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिंदुस्तान में भी नाटक ब्रॉडवे जिस लेवल का प्रोडक्शन आप कर रही हैं, मैंने एक देखा था हिंदुस्तान में, ये आपने पता नहीं देख पाई कि नहीं देख पाई, दिल्ली में भी हुआ था, मुगले आजम. यस. हाँ, तो वो उसी लेवल का नाटक था, लेकिन उसके लिए बजट की बड़ी आवश्यकता होती है, 1-1 2-2 करोड़ के नाटक होते हैं. और हिंदुस्तान में थिएटर पे कौन पैसा लगा? फिल्म में लगाने के लिए प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन थिएटर, स्पेशली हमारा नॉर्थ इंडियन थिएटर, स्पेशली हमारा हिंदी थिएटर, छोटी छोटी ग्रांट्स पे जीवित है. उस लेवल पे कोई, मतलब हम देखिए, अभी भी जहां पर थिएटर का कल्चर है, मैं फिर से कहता हूं, चाहे वो छोटे नाटक करे चाहे बड़े नाटक करे,
वहां पैसा लगाने वाले लोग हैं, रिस्क लेने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स हमारे नॉर्थ, जब तक प्रोड्यूस करने वाले लोग नहीं होंगे, नाटक उस लेवल पे पॉपुलर होना बड़ा मुश्किल है। बनी बनाई स्क्रिप्टें होती हैं जो सदियों पहले लिख दी गई हैं, कई साल पहले लिख दी गई हैं, उन समस्याओं को लेकर के नाटक। लेकिन हमारे स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत कम डेवलपमेंट हो रहा है आज के समसामयिक जमाने में। किस चीज की जरूरत है, किस स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन की जरूरत है, इन चीजों पे काम नहीं हो रहा। उसी ढर्रे पे लोग चले आ रहे हैं, उसी तरीके के नाटक करते हैं। एक खास किस्म की कम्युनिटी नाटक देख लेती है, तालियां बज जाती है, वाह वाह वाह, थिएटर कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में हम लोगों के बीच में किस किस्म से, मैं पॉपुलर थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम आर्ट आर्ट उसमें भी होता है, पॉपुलर थिएटर में भी होता है, और आर्टिस्टिक थिएटर जिसकी बात हम कर रहे हैं, आर्टिस्टिक थिएटर के अंदर हम कैसे वो इम्प्लीमेंट करें उन पॉइंट्स को, उन टेक्निक्स को, उन स्क्रिप्ट्स को, कि जो दर्शकों को हॉन्ट करे और दर्शकों को मोटिवेट करे कि नहीं बॉस, जब मुगले आजम का 25,000 रुपए का, 10,000 रुपए का टिकट लेकर के ऑडियंस खरीदने टिकट लेकर के चली जाती है, उस नाटक में कोई स्टार नहीं है। सब मैक्सिमम नाटक के एक्टर्स जो हैं वो एनएसडी के हैं, यहां से पास आउट किए हुए हैं, उसमें डायरेक्टर का नाम है। बट मुगले आजम जिस तरीके से पब्लिसिटीज हुई है, जिस लेवल पे पब्लिसिटी होती है और जिस स्टैंडर्ड पे पब्लिसिटी करती हैं, उससे क्यूरियोसिटी बन जाती है हर आदमी की, यार देखे तो सही इसमें क्या मैजिक है। उसकी कमी बहुत ज्यादा है और उसमें क्या लगता है, पैसा। अब वो नाटक सोचिए आप किसने करा है, शाहपुर जी पालन जी, बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने मुगले आजम, रियल में मुगले आजम फिल्म प्रोड्यूस करी थी, वो लोग हैं शाहपुर जी पालन जी। इस समय प्रगति मैदान पूरा जो बन रहा है उन्हीं के अंडर में बन रहा है, शाहपुर जी पालन जी के अंडर। तो ऐसे लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसे की कोई चिंता ही नहीं है। आपको पता है, मैं देख करके हैरान हो गया था, मैंने अपनी जिंदगी में किसी नाटक के शोज में ऐसा पहली बार देखा जब मैं यहाँ दिल्ली में मुगले आजम देखने के लिए गया था। तो जवा ये क्या कहते हैं, जो जिस स्टेडियम में, जिसमें भी वो हुआ था, नेहरू स्टेडियम के पास में जो उनका ऑडिटोरियम है, कई हजार लोग उसमें देखने के लिए आते हैं। और मैं देख करके शॉक्ड हो गया था। वो प्रीमियर शो था उनका, जिसमें सारी ऑडियंस को कोल्ड ड्रिंक, वो हॉट ड्रिंक, खाने के लिए नॉन वेज, वेज, आप जो चाहे हाथ रखे, कितने हजारों की ऑडियंस। जब वो आप खा रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप जितना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद आप नाटक देखिए, नाटक से जुड़ते नाटक भी देख करके आप आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं, 100% आपका दिल कहेगा लोगों से कि जाओ बेटा एक बार देख करके, एक बार देख करके आज जिंदगी में जरूर देखना। ये जब तक हमारा हिंदुस्तान में थिएटर, जिसको एक्चुअली आर्टिस्टिक थिएटर, जिसको एक्चुअली पॉपुलर थिएटर, जो भी संज्ञा देनी है दे दें, जब तक ये धारणाएं हम लोगों के बीच में पैदा नहीं कर, बेटा एक बार देख कर, तू देख कर आ, मैं तुझे टिकट दिलवाता हूं, तू देख कर आ, ये मेंटेलिटी जब तक नहीं होगी, तब तक उस लेवल पे, ब्रॉडवे लेवल के थिएटर या थिएटर नाटकों की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर ग्रांट्स में, सरकारी ग्रांट्स में, पांच मतलब अभी भी छोटे शहरों में टिकट का रेट आप सुनेंगे, 10-10 रुपए के टिकट होते हैं, आप हंसेंगे। वो 10 रुपए में अगर 300 ऑडियंस आ रही है, कितना रुपया बना एक शो का? 3,000 रुपया। वट इज 3,000 रुपया इन, मतलब आज के जमाने में? और नथिंग। ऊपर से वो 10 रुपए का टिकट लेने के लिए भी लोगों को बहुत 10 बार सोचना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता रिक्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं है। देखते ये टिकट लेकर। अभी मैं बिहार में गया था, बेगूसराय में, हमारे एनएसडी के एक एलुमनी है, वहां पर थिएटर करते हैं। तो उन्होंने एक नियम बना दिया था कि भाई 30 रुपए की एक टिकट रखेंगे, 30 रुपए की टिकट जो लेगा वही आएगा। उसमें से भी शहर के आधे से ज्यादा लोग बगैर टिकट के आने के लिए मतलब लड़ रहे हैं, 30 रुपए नहीं देंगे लेकिन लड़ रहे हैं। बट इस 30 रुपया, यार आप ऐसे ही सुबह से शाम तक शायद नुक्कड़ पे खड़े होकर 3 चाय पी जाते हैं। थिएटर के नाम पे जब जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं होगी, जब तक, वही है मैंने कहा ना, एजुकेशन,
एजुकेशन का हिस्सा, एक रिस्पेक्टेबल हिस्सा। यस, लोगों के मन में एहसास जब तक नहीं होगा कि यार इससे लोग बदल जाते हैं, इससे हमारा कल्चर बदल जाएगा, इसके अंदर लोगों को मतलब मैं क्या कहूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो जब तक ये स्थिति हम पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक थिएटर उस लेवल पे, उस इकोनॉमिकल लेवल पे, जब तक इसको बूस्ट अप नहीं मिलेगा, तब तक थिएटर, थोड़ा सा थिएटर को लोग भी उसी दृष्टि से देखें। थैंक यू सुमन, आपने इस बारे में बहुत खुल के बात करी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा था आप दबी जुबान में बात करोगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने खुल के बात करी, बिकॉज ये आपकी और दक्षिणा की बात नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे थिएटर आर्टिस्ट की बात है जो बहुत टैलेंटेड हैं और जिनको अपनी फैमिलीज रन करनी है थिएटर करके। यस, और आई थिंक उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोग सामने आए, जो एज अ प्रोड्यूसर सामने आ सकते हैं और हमारे प्रोडक्शंस को इस तरह का बनाएं कि आम पब्लिक वहाँ जाकर के देखना चाहे। जैसे आपने कहा कि यू नो जस्ट अ स्मॉल थिंग लाइक अ टी एंड कुकीज कैन ऑल्सो मेक पीपल अट्रैक्टेड टू गो एंड सी। उनको लगता है चलो, if I bought a ticket worth 500, if I getting tea and cookies, which is going to cost only $10 to the person, the 490 ये is पता है still. आपको, ये अमृतसर में एक नाट्यशाला करके एक ऑडिटोरियम है, नाट्यशाला। वो टेक्निकली हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट। टेक्निकली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑडिटोरियम जिसको मैं कहूंगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में शोज किए। आप एक बार कभी अमृतसर जाएं तो नाट्यशाला जरूर देख करके आइएगा। रिवॉल्विंग है, वो घूमता है स्टेज। आप अभी ये ब्लैकआउट में घूम करके दूसरा सेट लग जाता है, क्योंकि पीछे कुछ और सेट आप तैयार कर रहे होते हैं और सब कुछ है। बारिश होती है स्टेज के ऊपर, किचन में क्या कहते हैं वहां पर, किचन का सीन है, किचन में सीटी लग रही है, उस खाने की स्मेल आती है आपको, पाइप्स लगे हुए उसमें छोटे छोटे शेड। इट्स टेक्निकली आउटस्टैंडिंग ऑडिटोरियम। वहां आप एक बार जरूर नाटक देखिएगा, मैं कहूंगा। लेकिन उन लोगों का ये प्रोसीजर है, उनकी टिकट मतलब जब हम लोग नाटक करने के लिए गए तो 50 रुपया टिकट, 2 बिस्किट और एक चाय साथ में आपको मिलती थी उस टिकट के साथ। वो उनकी परंपरा है, वो आज भी है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को फ्री में चाय और ये देंगे, लेकिन लोगों को इसके प्रति एक सम्मानित दृष्टि से, अपने मन में वो सम्मानित दृष्टि लानी ही पड़ेगी कि नहीं यार, थिएटर कोई मतलब ऐसा काम नहीं है कि अच्छा अर्निंग अगर हो जाए। मतलब मुझे दुख इस बात का होता है, एक नॉर्मल फैमिली चलाने के लिए आज के जमाने में मतलब एक मिनिमल मिनिमल रिक्वायरमेंट 40-50 हजार रुपया महीना तो होगी हर व्यक्ति की होगी। थिएटर में आप अगर किसी रेपेटरी रंगमंडल से ना जुड़े हैं, सरकारी रंगमंडल जो आपको तनख्वाहें देता है, अदरवाइज आर्टिस्ट 30,000 रुपए महीना कमाने की भी कल्पना नहीं कर सकता आज ये स्थिति। 30,000 बहुत बोल रहा हूं मैं, एंड दिस 30,000 इज हाँ, और ये कंसर्न की बात है और आई थिंक अगर कोई इसको समझे तो बहुत अच्छी बात है और इसको यू कैन नॉट रियली टेक इट लाइटली, यू नो, एंड यू कैन नॉट। आज की डेट में मैं एक चीज और कहूंगा, एक ऑडिटोरियम, जब दिल्ली में हम थिएटर करते हैं, एक ऑडिटोरियम का किराया 1 लाख रुपया एक दिन का है। मैं तो कहता हूँ शर्म नहीं आती इन लोगों को 1 लाख रुपया थिएटर का फीस देते हुए, जो आर्टिस्ट कितनी मुश्किल से एक नाटक तैयार करता है। राइट, वहां भी बैलेंस की जरूरत है। 1 लाख रुपया किराया लेते नहीं तो ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा, जगह नहीं है। लोग अपना पेट काट कर नाटक करने के लिए 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए एक दिन का वो किराया देने के लिए देते हैं नाटक में। कहां से लाएगा, सोचिए। Correct. I totally get you on that, and that is the reason, because I wanted this to actually, you know, people to listen to this. That's the reason I wanted to ask you this question, because किसी न किसी तरीके से जो सही बात है उसका बाहर आना, I think it is very important, and people should understand this. People have to understand this. So my parting question is going to be something which, you know, even I didn't understand before asking you. You know, Suman, Vanessa Redgrave जो इंग्लैंड की थिएटर आर्टिस्ट हैं, and she became very popular also. तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही
And she has said, which I'll read out her words exactly to you. She said that we all come to theatre with baggage, the baggage of our daily lives, the baggage of our problems, the baggage of our tragedy, and the baggage of being tired. तो आप मुझे ये समझाइए इंटरप्रेट करके कि ये उन्होंने ऑडियंस के लिए कहा है या आर्टिस्ट के लिए कहा है. ये बड़ी बहुत बढ़िया बात कही है. ये हमारे थिएटर में भी कहा जाता है. मुझे तो लगता है ये दोनों के लिए. अच्छा, दोनों के लिए दोनों के ये लिए. दोनों के लिए. दोनों के लिए बिल्कुल. जब ऑडियंस आती है वो पूरा अपना दिनचर्या निभाने के बाद शाम को नाटक देखने के लिए आती है. करेक्ट. वो अपने बैगेजेस कैरी करके आते हैं. हर तरीके के बैगेजेस, जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ हो, चाहे वो उस दिन का बैगेज है, चाहे वो एक हफ्ते का बैगेज है, चाहे वो अपनी समस्याओं का बैगेज है, चाहे वो फैमिली के स्ट्रगल का बैगेज है. वो बैगेज लेकर हर व्यक्ति चल रहा है और एक ऑडिटोरियम के अंदर वो बैगेज लेकर के वो आता है. एक्टर का क्या काम है? उस बैगेज को 2 घंटे के लिए भुलवा दे. वो बैगेज कंप्लीटली वॉश आउट हो जाए, वो सारे बैगेज. और कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो देख करके, आप जब नाटक देख रहे होते हैं, उस नाटक में जिस बैगेज को लेकर के आप आ रहे हैं, उस बैगेज का प्रतिरूप सामने आपको दिखाई दे जाता है कभी कभी. और जब वो प्रतिरूप आपको दिखाई दे जाता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको उस बैगेज को लादने की गलतियां, अगर हम बैगेज कहें तो बोझ है. बैगेज हर एक के पास है. बैगेज बोझ है. बैगेज को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि आप इन सारे बैगेज जो बैगेज आपने कहे हैं, इन बैगेज से आप बच नहीं सकते. आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक ये हिस्सा है. इन बैगेज को लेकर के ही आप चल सकते हैं सोसाइटी के अंदर, और इन बैगेज को लेकर ही आपका जो एक आकृति बनी है, इन बैगेज के साथ जी करके, ये इन बैगेज की वजह से ये आकृति बनी, ये एक्टर्स. क्योंकि एक्टर को इन बैगेज को लेना पड़ता है. किस लिए? जो दर्शक बैगेज लेकर आया है, उनके उस बैगेज को उतारने के लिए, या उन बैगेज को आत्मसात करवाने के लिए एक एक्टर को इन बैगेज को एक चरित्र के अंदर घुसाना पड़ता है. ये बैगेज, ये बैगेज, ये बैगेज, ये बैगेज, इतने सारे बैगेज से फिर एक चरित्र बनता है. सो वेल सेड सुमन. आई मीन ये इंटरप्रिटेशन तो मैंने सोची ही नहीं थी. नहीं, मुझे Amazingly, बहुत अच्छा. and yeah, and it was so spontaneous on your part. I mean, to make us understand ये baggage वाला part जो है of tiredness, of all those things. So exactly. क्योंकि हमारे थिएटर में जो हमारे पुराने डायरेक्टर होते थे, वो हमेशा कोट करते हैं कि भाई अपने सुमन वैद्या, अपने बैगेजेस जो है ना, वो सामने दरवाजे पे रख के आओ, वहां से दूसरा बैगेज लेना आपको. आपको चरित्र का बैगेज लेकर के अंदर आना है, सुमन वैद्या का बैगेज वहां सामने रख के आओ. तो ये दोनों बातें हो गई. जब मैं आया अंदर, तब तक मैं दर्शक हूं, एक आम व्यक्ति हूं. लेकिन जब अपना बैगेज मैंने वहां उतार दिया और एक चरित्र का बैगेज ले लिया, मैं एक्टर के साथ साथ उस चरित्र को अपने साथ लेकर के आगे चल पड़ा. वही दर्शकों के लिए. दर्शक आए बैगेज लेकर के, आपने अपने इन बैगेज से उनके बैगेज को बुला दिया. सिंपल. इट्स दोनों के. But it's actor's responsibility, it's director's responsibility कि वो उन बैगेजेस के बारे में, उन टेंशन्स के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में भूल जाए. और एक्टर्स का भी वही है. आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपके साथ पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब आप थिएटर पे आते हैं, जब आप स्टेज पर होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मैटर नहीं करता. उसको you have to forget what it is. I think that's a very beautiful interpretation which both of you have given of Vanessa Redgrave's statement कि ये एक्टर भी अपना बैगेज.
हाँ, जब पहली बार मैंने सुना, आपने बोला ना कि ये कोटेशन है, मेरा पहला थॉट यही गया। बोथ, नहीं, इसी हिसाब से बोथ वेज। बिल्कुल। मतलब सरप्राइजिंगली सुमन ने भी बिल्कुल सेम वे में सोचा। तो शायद ये कहीं न कहीं कनेक्टिविटी थिएटर की है। थिएटर के लोग किसी से भी ये सवाल पूछेंगे तो वो शायद यही इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। So with this we come to the end of our interview और इतने क्वेश्चंस हैं जो अभी भी जहन में आ रहे हैं क्योंकि आपकी बातों से और क्वेश्चंस निकलते गए पर समय का अभाव है। आप लोग दोनों बिजी हैं और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि सुमन एंड दक्षिणा और हस्बैंड एंड वाइफ, शायद उनको अभी तक ये पता नहीं होगा because this is not which I mentioned in my introduction. So they are both husband and wife and they are so well tuned to each other. नेक्स्ट टाइम जब कभी हम इंटरव्यू करेंगे और आप मुझे समय देंगे तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपकी ट्यूनिंग इतने सालों तक इतनी अच्छी क्यों है। और आज आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत खुल के आंसर दिया। स्पेसिफिकली जिस तरह से हमने आज थिएटर को अंडरस्टैंड किया, एक थिएटर पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड किया, एक फोक आर्ट को अंडरस्टैंड किया और एक थिएटर आर्टिस्ट की क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है और बच्चों में कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है थिएटर के लिए। और उसको एक इट्स सच अ सोलफुल आर्ट। और आपसे बात करके ये ज़रूर पता लगा कि आप जब एक्टिंग करते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक तरफ रहती है लेकिन आपका जो सोल है वो स्टेज पे दिखता है एक्टिंग करते हुए। और चाहे आपकी जाने मन वाले ट्रांसजेंडर का रोल हो या तुम्हारा हम तुम का जो एक फन लविंग कैरेक्टर है, एंड आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स यू गाइस हैव प्लेड आर सो क्लोज टू माय हार्ट। Thank you so much once again from the bottom of my heart for trusting me, and that is such a big thing. Thank you so much. थैंक यू सो मच। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। एक ही प्लेटफॉर्म पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ शायद फर्स्ट टाइम है, इससे पहले कभी हम लोगों को मौका नहीं मिला था। और मुझे भी आज मतलब दक्षिणा जी को सुन करके दक्षिणा के भी कई थॉट मुझे आज पहली बार भी पता चल रहे। तो आपका शुक्रिया कि आपने बहुत सारी नई कुछ छुपी हुई चीजें इसके थ्रू मुझ तक भी पहुंचा। So I think it was a magical moment for all three of us, and I'm sure it's going to be magical for the listeners also.